नमस्ते बच्चों। चलिए तो वो दिन आ ही गया है। मास्ट 2024 इज ऑन 20th अक्टूबर और आपका पेपर अच्छा गया होगा। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ फिजिक्स सेक्शन। फिजिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और मास्ट के सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस लगभग 50 to 55% ऑफ नीट कवर्ड है इसके अंदर और टॉपिक्स आर बेसिक मैथ्स, यूनिट एंड डायमेंशन, 1D 2D, NLM, WPE, ग्रेविटेशन, फुल इलेक्ट्रोस्टैट्स विथ कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स। तो अगर आपने इस पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लिया हो और हम मेरे साथ इसको एनालाइज और अपने नंबर्स को कैलकुलेट करिए और देखिए कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्योंकि ये फेज 1 ऑफ नीट 2024 है। यहाँ पर पकड़ी गई सारी गलतियों को सुधार करने के लिए हमको लगभग 6 मंथ्स का टाइम मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अपने नंबर से ज़्यादा अपनी मिस्टेक्स पे काम करने वाली चीज़ को देखना है, पेपर के पैटर्न को समझना है, ताकि नीट 2025 में अपन क्या करें, फोड़ डालें। चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज two balls with mass in the ratio 1:2 moving in opposite direction having an head on elastic collision। ठीक है, तो आपको मैं साथ साथ बताता चलूंगा कि आपको पेपर को अटेम्प्ट करना किस तरीके से होता है। तो आपको हमेशा कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। देखिए जैसे कोलिजन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, E की वैल्यू इज 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फिक्स हो जाएगा 1 है। नाउ गिवन डेटा को लिखना सीखिए क्वेश्चन से कि क्वेश्चन में गिवन क्या होता है। देखिए ये स्टेप्स एनालाइज के वक्त सही रहते हैं कि आप एनालाइज कर रहे हैं, क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहीं पे हमको स्पीड का गेम थोड़ा समझना होगा, पर डेटा को जितनी जल्दी एनालाइज कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। कि उसने बोला है मास का रेशियो जो है दैट इज m1/m2 इज इक्वल टू 1/2 है। मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो फटाक से एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, m1 एंड m2 कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसने साफ साफ बोला है डायरेक्शन इज अपोजिट। तो अगर ये एक u1 वेलोसिटी से चल रहा है तो ये u2 वेलोसिटी से। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या है कि आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करना होगा। आप फिक्स कर दीजिए कि राइट हैंड साइड प्लस होगा और लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा। ये स्टेप्स है जो आपको दो लाइनों के अंदर अंदर ही समझ में आ जाने चाहिए कि ये करना है। इफ देयर वेलोसिटी इज बिफोर कोलिजन, क्योंकि अभी ये कोलिजन होगा तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ बिफोर की कंडीशन पूछ लिया और उसमें बोल दिया है कि वेलोसिटी का रेशियो u1/u2 इज इक्वल टू 3/1 है। ओके, नाउ दे विल कोलाइड इलास्टिकली दैट इज इक्वल टू 1। और क्वेश्चन आस्क आपसे ये करना चाहता है कि m1 और m2 की फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी, दैट इज v1 एंड v2, इनका रेशियो क्या होगा। तो वेरी सिंपल, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन फाइनल वेलोसिटीज के फॉर्मूले कैसे होते हैं। अगर आप इसके कंसेप्ट को देखना चाहेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई आप कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई आप कर सकते हैं। तो कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट लगेगा कंजर्वेशन का, कंसेप्ट इज ऑफ कंजर्वेशन। अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन समझने हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ना एग्जाम से आप बाहर हैं, टाइम का गेम खत्म हो चुका है। अब आपको कंसेप्चुअल लेवल से क्वेश्चन के पैटर्न को ब्रेक करते हुए देखना है कि आखिरकार सवाल रखा गया तो ऐसा ही क्यों रखा गया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी इनको अप्लाई कर सकते हैं। जब आप थ्योरी को फॉलो करते हैं तो आपको v1 दैट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास 1 मिल चुका होगा, दैट इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। इंटू कर देंगे आप इसका u1 से प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइनल वेलोसिटी। नाउ अगर आप v2 लिखना चाहेंगे तो v2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ दिस इज v2। अब आपको सिर्फ डेटा क्या करना है, रिप्लेस करना है। जैसे मैं यहाँ से आराम से m2 या m1 को रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं m1 की जगह पर लिख सकता हूँ ट्वाइस, या तो m2/2 लिख सकते हैं या m2 की जगह पे लिख सकते हैं 2m1। जैसे मैं अगर लिख दूं कि m1 माइनस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 की जगह लिख सकते हैं 2m2। सिमिलरली अगर u1 को रिप्लेस करना है तो u1 की जगह लिख सकता हूं मैं थ्राइस ऑफ u2 प्लस 2m2 ऐसे रहने देते हैं। m2 की जगह पर हम लिख सकते हैं डेट इज ट्वाइस ऑफ m1 और u2 की जगह लिख सकते हैं हम u2 अपॉन नीचे आपको दिख ही रहा है m1 प्लस ट्वाइस ऑफ m1। सॉरी यहाँ पर 1 रहने वाला है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए एक बार के लिए, तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि इधर पे साइन कन्वेंशन आपको जरूर फॉलो कर लेना है। जैसे अगर आपने दिख रहा है कि u2, तो u2 क्या जा रहा है, विद अ माइनस साइन जा रहा है, u2 क्या जा रहा है, विद अ माइनस साइन जा रहा है। इसको आपको सॉल्वेबल पार्ट करना है। सिमिलरली
इधर पर भी वही काम करना होगा। रिप्लेस m1 और m2 किसी को भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको कौन सा करना है, एनी वन ऑफ देम, बट आपको ध्यान सबसे ज्यादा रखना है यहाँ साइन कन्वेंशन का। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करके करते हैं तो आपके पास v1 की एक वैल्यू आ जाएगी एंड आपके पास एक v2 की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को सॉल्वेबल पार्ट करके रेशियो लेंगे तो द आंसर शुड बी 7/5। ये आपके पास आंसर आना चाहिए। बट पॉइंट यही है कि दो मेथड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, तो आप देखिए कि कौन से तरीके से आप जाना चाहेंगे। और यहाँ पर आप यूजर डिपेंडेंसी है तो इसको फॉलो कीजिए आप, कि आपको रिप्लेसमेंट्स देखने हैं, नॉट द सॉल्वेबल पार्ट। आपको देखना है कि हाँ आखिरकार आपका फॉर्मूला कैसे यूज हुआ, कैसे रखना था। जहाँ ट्विस्टेड मैनर है वो मैनर यही है कि बच्चे यहाँ साइन कन्वेंशन फॉलो करना भूल जाता है, दैट्स वाई उसको आंसर मैच करते हुए नहीं मिलते। फॉर्मूले उसे याद रहते हैं बट वो साइन कन्वेंशन की u2 की वैल्यू जब भी आप रखेंगे तो आपको माइनस साइन रखना पड़ेगा, u1 जब भी आप रख रहे हैं तो प्लस साइन। दैट्स वाई जिस भी बच्चे ने u1 को रिप्लेस किया है तो वो माइनस साइन रखेगा, और अगर u2 को रिप्लेस करा है तो प्लस साइन के साथ जाना दे सकते हैं, तो भी आपके पास आंसर मैच करेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ इट्स अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज। देखिए मैंने ये बोला था कि फोर्सेस कैन बी ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल इंटरनल, और इंटरनल जो होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्विस्टेड मैनर में रखी जाती है। तो इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज। फर्स्ट स्टेटमेंट, लीनियर मोमेंटम बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम बट नॉट काइनेटिक एनर्जी। तो इट कैन चेंज लीनियर मोमेंटम बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो दोनों को चेंज कर सकता है। इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज लीनियर मोमेंटम, यस, बट नॉट काइनेटिक एनर्जी। तो वो ऐसा नहीं है, वो काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज कर सकता है। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, इसी से आप यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट करते हुए अपने दिमाग में रखिए। अगर कभी क्वेश्चन ने बोला कि इट चेंज लीनियर मोमेंटम एंड एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, तो वो स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट होता है। नाउ द बी द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट लीनियर मोमेंटम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बट नॉट लीनियर मोमेंटम। अब रिवर्स कर दिया उसने कि इंटरनल फोर्स कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी बट नॉट लीनियर मोमेंटम। देखिए जैसे ऊपर वाला स्टेटमेंट इसके एकदम रिवर्स स्टेटमेंट है। अब आप समझिए कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में मेजर डिफरेंस क्या है। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी, वहीं पे लीनियर मोमेंटम जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इंटरनल फोर्सेस में ये वाली जो चीजें हैं दैट इज वेक्टर। अंदर आंतरिक रूप से जब इस चीज को देखा जा रहा है तो वहां पर ये ओवरऑल सम को जीरो क्रिएट कर देता है, क्योंकि पूरा का पूरा मोशन जो होता है वहां रैंडम नेचर का होता है, और ये एक तरीके से अपने आप को एवरेज वैल्यू जीरो कर देता है। दैट्स वाई मोमेंटम में कोई इतना बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट रहने वाली है। दैट्स वाई इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी बट दे विल नॉट चेंज लीनियर मोमेंटम। ऊपर वाले स्टेटमेंट पे ध्यान रखना है, ये रिवर्स लिखा हुआ है, जल्दबाजी में ये हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि द काइनेटिक एनर्जी कैन बी चेंज बट नॉट द लीनियर मोमेंटम। तो इंटरनल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी को बदल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज इन एन इनलास्टिक कोलिजन। देखिए अगेन कीवर्ड हमको मिल गया कि इनलास्टिक कोलिजन है, वहीं पे अंडरलाइन कर देना चाहिए था आपको उसको कि इनलास्टिक कोलिजन। इन एन इनलास्टिक कोलिजन, तो इनलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बेटा, ई की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन रह सकते हैं, नॉट ग्रेटर देन 1 और नॉट लेस देन 0। ओके, तो ग्रेटर देन 0 जाएगा, लेस देन 1 ही रहने वाला है, बट आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू इसके बीच में ही कहीं ना कहीं होगी। इनलास्टिक कोलिजन रहने वाला है। अब आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कीवर्ड इज इनकरेक्ट। कौन सी ऐसी वाली चीज है जो इनकरेक्ट है। देखिए अगर आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला जानते हो तो E इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। दैट इज इट सेज इट्स अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। इसकी वैल्यू से हम क्लासिफाई करते हैं कि कोलिजन कितने टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर वैल्यू 1 है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था, तो दैट विल बी इलास्टिक कोलिजन। वैल्यू अगर 0 एंड 1 के बिटवीन में है तो इनलास्टिक होगा, और अगर वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो परफेक्टली इनलास्टिक हो जाएगा, जहां पर बॉडी कैन कंबाइन टुगेदर और मूव विद द सेम वेलोसिटी। ये थ्योरी रहती है, इसका कंसेप्ट यहां पर रहेगा। अब उसने पूछा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालिए, तो द वेलोसिटी ऑफ द बोथ पार्टिकल्स मे बी सेम आफ्टर कोलिजन। देखिए एक तो मे बी वर्ड लगा दिया है, मे बी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर शायद, तो हो सकता है या इन सम केसेस इट कैन बी ट्रू कि वेलोसिटी सेम हो जाए। कुछ केसेस में ऐसी बात हो सकती है, जब मास के रेशियो को ऐसा रखा जाएगा
तो वेलोसिटी कैन बी सेम। तो मे बी वाला स्टेटमेंट है, तो इसमें एक केस तो बन सकता है। सो इस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, दैट इज ऑल्सो ट्रू। इनलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, दैट इज ट्रू। जो मैंने आपको बी में ही बता दिया, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। सो अगर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो ऑब्वियस सी बात होगी कि डी जो स्टेटमेंट होगा वो गलत होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं, देखिए इसको समझिए, आप अपने फॉर्मूले से देख सकते हैं। वो बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पड़ी होगी, दैट इज v2 माइनस v1 शुड बी ग्रेटर देन u1 माइनस u2। बट आप इस चीज को देखिए कि ये वाली चीज वैल्यू के हिसाब से बैठेगी नहीं, कि वो बोल रहा है कि इनकरेक्ट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जबकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी लेस होगा, द वर्ड इट शुड बी लेस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा। डन। बड़े सवाल था, ध्यान रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती इलास्टिक कोलिजन के अंदर, जबकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिटलेस क्वांटिटी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यूनिटलेस क्वांटिटी पूछा है उसने कि उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो यूनिटलेस क्वांटिटी जैसे कि आपके पास पॉइजन्स रेशियो हो गया, दैट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, दैट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। जिनके पास कोई यूनिट होगी नहीं, सेम रेशियोज निकल जाते हैं उनके, तो नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। अब उसने पूछा इसके करेक्ट स्टेटमेंट, कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा यूनिटलेस क्वांटिटी का। तो नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन। ओके, ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, मे हैव नॉन जीरो डायमेंशन, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा तो होता ही नहीं कि डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे नहीं हो सकता, इसको हटाएंगे सबसे पहले। अब देखिए कीवर्ड में दिखा देता हूं आपको, ऑलवेज और मे, ये एक ऐसी चीजें होती हैं जहां पर केसेस ऑलवेज इज अ फिक्स थिंग, कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, जबकि ऐसा होता नहीं है। यूनिटलेस क्वांटिटीज की भी डायमेंशंस हो सकते हैं। तो वहां पर लिखा है कि ऑलवेज हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बट ऑल्सो कि हमेशा ऐसा होगा, ये बात पक्की नहीं है। मे में क्या है, कुछ केसेस ले सकते हैं, कुछ केसेस नहीं ले सकते हैं। तो दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, नेवर, कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। देखिए इसमें इनवर्स इज नॉट ट्रू भी निकलता है, कि आपको समझना होगा कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में तो यूनिट है तो उसका डायमेंशन भी होता है, सिंपल सी बात। ठीक है, जैसे इस पे नीट में क्वेश्चन बन चुका है 2020-2021 के पेपर में, कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है, जैसे कि स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड उसकी यूनिट है, एंड डायमेंशन विल बी LT-1 इसकी डायमेंशन है। बट अब क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द क्वांटिटीज हैव यूनिट्स बट नॉट डायमेंशन, कि डायमेंशन नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? दूसरा बन सकता है कि डायमेंशन है बट यूनिट नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपको ध्यान से समझना होगा कि अगर मैं अच्छे से देख लूँ इसको एनालॉजिकल पार्ट से, एग एनालॉजी अगर मैं लगाऊं इस चीज के ऊपर, तो अगर मेरे पास यूनिट है, जैसे देखिए एंगल को आप कैच कीजिए, एंगल के एग्जांपल से बहुत अच्छे से आपको याद भी रहता है, समझ में आता है। एंगल इज अ रेशियो ऑफ आर्क बाय रेडियस। ओके, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, बट इट हैज यूनिट, उसके पास यूनिट जरूर होगी, बट उसके पास डायमेंशन नहीं होगी, पर उसने यूनिट ले रखी। तो यूनिट क्या है कि हमारे सिंप्लिसिटी के लिए, फिजिकल यूजेस के लिए यूनिट्स का फॉर्मेशन किया जाता है, पर डायमेंशन एक नेसेसरी कंडीशन बनती है जब उनके पास कोई ना कोई फॉर्मेशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ रिलेशंस बन रहे होते हैं। तो दैट्स वाई एंगल को अगर आप देख रहे हैं तो एंगल एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसके पास यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है। हमारे क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि अगर एक क्वांटिटी कैसी है जो कि है यूनिटलेस, उसके पास यूनिट ही नहीं है, अगर यूनिट ही नहीं है उसके पास कोई, तो नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा हैज अ जीरो, नॉन जीरो डायमेंशन। नॉन जीरो डायमेंशन, नॉन जीरो डायमेंशन का मतलब क्या है कि इट इज ऑलवेज हैव नॉन जीरो। तो जीरो हटाओ यहां से पहले, नॉन जीरो वैल्यूज कैसे हैं, 2, 3, 4 या फिर MLT, इस टाइप से बात है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। आपको ध्यान देना है, देखिए नॉन जीरो पढ़ते वक्त उल्टा साउंड करता है जब आप तेजी से पढ़ जाते हो उसको, तो बहुत आराम से वन लाइनर्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड सॉरी कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, ये लिखते कुछ अलग से। तो आपको साफ साफ स्टेटमेंट अपनी नोट्स में लिखना होगा, अ यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन अब एनएलएम से है, जो कि दिखा रहा है कि विच इज नॉट ट्रू फॉर फ्रिक्शनल फोर्सेस। नॉट ट्रू लिख दिया है तो सबसे पहले अंडरलाइन होगा नॉट। हमको नॉट ट्रू बताना है। नॉट ट्रू का मतलब क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। आप बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत। ठीक है, चलिए तो स्टेटमेंट देखते हैं हम सबसे पहले कि कौन सी स्टेटमेंट आपके पास गलत स्टेटमेंट है। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए पढ़ते ही यहाँ पर अंडरलाइन कर दी मच मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन एंड आया आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जैसे उसने बोला कि रोलिंग ज्यादा होगा और स्लाइडिंग कम होगा, तुरंत दिख जाएगा कि दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो ऑप्शन ए इज राइट। मैं आगे पढ़ने की सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट एकदम जग जाहिर होता है। इसको आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल लेवल से समझिए। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जब रोलिंग में रहता है तो वो बहुत कम होता है, तो डेट्स वाई रोलिंग के केस में फ्रिक्शन की क्वांटिटी कम होती है। अगर यहीं पे मोर की जगह वो लेस लगा देता तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट था, बट यहां पर लगा दिया है मोर, डेट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रोलिंग में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है, डेट्स वाई फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कम करेंगे, जबकि स्लाइडिंग में क्या होगा? एरिया कवरेज ज्यादा लेके चला होगा, तो डेट्स वाई वहां पर फ्रिक्शन भी ज्यादा होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही। अब लेकिन तब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को एनालाइज करते वक्त ऐसे मत छोड़िए, रेस्ट ऑफ द 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स को भी पढ़िए, ताकि आपको ये याद रहे कि अगर इन स्टेटमेंट्स में कभी उसने कुछ चेंज कर दिया, लाइक एग्जामिनर चेंजेस दिस स्टेटमेंट, तो आपको ये आइडेंटिफाई भी हो जाए। ये वहीं पे मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी वाले बच्चे के लिए भी कि घर्षण के बल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो उसने बोल दिया है कि लोटनी घर्षण संपिल घर्षण से कहीं अधिक है, अधिक नहीं होता, जबकि ये होता है कि कहीं कम होता है बेटा। ठीक है, तो डेट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब फ्रिक्शन इज इन मशीन्स वेस्ट एनर्जी एंड ऑल्सो कोज वियर एंड टियर। ये बहुत सही बात कही है फ्रिक्शन के बारे में, सही बात है। टूट फूट का कारण घर्षण ही होता है मशीनों के अंदर, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर लिखा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स व्हेन अ बॉडी इज मूविंग स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सही बात है कि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन दी है। फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू। ये फ्रिक्शन की डेफिनेशन। देखिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट आप अच्छे से याद रखिए। इसका कीवर्ड जो है वो हिंदी के लिए होगा सापेक्ष और इंग्लिश के लिए होगा रिलेटिव। अगर इस स्टेटमेंट में मैं रिलेटिव वर्ड हटा देता तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो चुका होता। तो ध्यान दीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आर नॉट जस्ट अबाउट आंसर्स। आप पेपर को अब एनालाइज करने बैठे हैं, नॉट सॉल्व करने बैठे हैं। तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सिर्फ एक आंसर्स लेके छोड़िए मत उसको, उससे बाकी तीनों ऑप्शन से भी सीखने को मिल रहा है, और आप उसको सीखिए जरूर, क्योंकि वही स्टेटमेंट हो सकता है कि बदल के रख दिया जाए और आपको तुरंत याद आएगा कि नहीं ये स्टेटमेंट तब सही हो सकता था जब इसके अंदर रिलेटिव वर्ड यूज किया था। अगर रिलेटिव नहीं यूज किया तो ये स्टेटमेंट गलत है। तभी हम पेपर से सीखते हैं। मेन चीज आप ध्यान रखिए, बच्चा ये बिल्कुल नहीं सोच रहा होता कि इट्स नॉट अबाउट क्लास एनीमोर, नोट्स एनीमोर, और आपको अब क्या याद है। जब मैं एक पेपर लेने के बैठा हूं तो मेरे को पेपर से क्या सीखने को मिल रहा है, एनालिसिस का पॉइंट वही इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और इसको भी मैं चाहूंगा कि आप अपने नोट्स में जरूर अच्छे से डबल स्टार मार्क लगा के लिखें। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तभी हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, डेट इज बॉल बियरिंग्स, ऐसे डिवाइसेस का यूज किया जाता है जो कि इसको करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी एनएलएम से है। ब्लॉक दिखा रखा है, क्वेश्चन को देखते ही आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगा होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा ही है। और ये कंसेप्ट जो कर रहा है वो कर रहा है आपका कंसेप्ट इज सूडो फोर्स। जो कंसेप्ट है वो सूडो का कंसेप्ट है बेटा, सूडो फोर्स का कंसेप्ट है। क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि इस कंसेप्ट को आप यहीं पर रिवाइज कर जाइए। सूडो फोर्स का कंसेप्ट तब आता है जब नॉन इनर्शियल फ्रेम्स आ जाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाते हैं, तब हम सूडो फोर्स के कंसेप्ट को यूज करना चालू करते हैं। और ये बहुत सिंपल है। जैसे हिंदी में क्या होगा कि जब आपके पास जड़त्व पे अजड़त्व के केस बनते हैं तो आपको सूडो फोर्स लगानी पड़ती है। सूडो फोर्स में क्या है कि अगर पूरा सिस्टम किसी एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो हम उतनी ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा के उस सिस्टम को रेस्ट अज्यूम करेंगे पहले, और फिर अपने एफबीडीज को ड्रॉ करके जो क्वेश्चन ने पूछा होगा वो लगा देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर एक कार्ट है, एक गाड़ी है जिसके ऊपर एक ब्लॉक एम स्मॉल एम मास का भी लगा हुआ है। अभी अल्फा एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका एफबीडी यहाँ से स्टार्ट कर देना कि एफबीडी बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, डेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अब क्योंकि मोशन नीचे की तरफ हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शनल फोर्स अप लगेगी इसमें। फ्रिक्शनल फोर्स इज हियर एफ ऑफ एफ। सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन जाएगा r, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा यहाँ जाएगा। अब क्योंकि पूरा मोशन राइट हैंड साइड है तो मैं अपनी सूडो फोर्स डेट इज m अल्फा वो उतनी ही होगी जितनी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है,
उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल ही रहेगी। ध्यान रखिएगा, जो बल इस तरफ लगाया जा रहा है उतने ही परिमाण का बल आपको विपरीत दिशा में लगा देना है। नीचे गुरुत्वाकर्षण लग गया बेटा mg, ऊपर लग गया घर्षण का बल f ऑफ f। अब यहां पर क्योंकि आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सतह के लंबवत होने वाला है, तो उसको लिख दीजिए r यहां। बस अब इन सबको बैलेंस आउट कर दीजिए तो आपको आराम से पता चल जाएगा जो क्वेश्चन ने पूछा है। उसने पूछा है प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग। आपको यह बताना है कि गिरने से ब्लॉक को रोकता है, कि ब्लॉक गिरे ना। जैसे इसमें बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल होता है जो आपने लाइफ में देखा होगा। अगर आप कभी भी थर्माकोल खरीदने गए होंगे, जब आपके स्कूल प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे होंगे, तो थर्माकोल को क्या होता है, बच्चा चलने से पहले क्या करेगा, उस चीज को, साइकिल पे आप बैठे, आप साइकिल पे बैठ गए, अब थर्माकोल चार्ट तो है नहीं बेटा जो अपन फोल्ड कर मारे तुरंत टूट जाएगा, तो हम क्या करते थे, उसको हम अपनी छाती के सामने यहां लगा लेते थे और अब साइकिल को मूव करना चालू कर देते। जैसे ही हवा का दबाव इतना हो जाता था कि थर्माकोल हमारे से चिपक जाए, अब आपको बस उसको मेंटेन करके रखना है। बस ये वही कंडीशन पूछ रहा है कि वो एक्सीलरेशन, वो त्वरण कितना हो कि थर्माकोल नीचे ना गिरे। यहां पर थर्माकोल ब्लॉक है। दैट्स इट। एक रियल लाइफ एग्जांपल से ही क्वेश्चन को फॉर्म किया गया। ध्यान रखिए, अगर आपने ये चीज को रिलेट कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे कि ये सूडो का क्वेश्चन होता है। आपको सिंपली पीछे की तरफ फोर्स लगा देनी है, सारे एफबीडी फॉर्म कर देने हैं और इक्वेशन लिख देनी है। अब आपको ये भी पता है कि जब घर्षण का बल लिखते हैं तो वो होता है म्यू आर, ये लिख दीजिए। अब बस इसको इक्वल कर दीजिए कि अगर आपको पता है कि म्यू आर शुड बी इक्वल टू एम जी, ये बैलेंस आउट कर देंगे ताकि ब्लॉक नीचे ना गिरे। आर आपको दिख रहा है कि वो एम अल्फा के इक्वल होगा, तो म्यू एम अल्फा इक्वल टू एम जी। मैं बराबर की कंडीशन दे रहा हूं, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू जो होगी वो जी बाई म्यू निकल के आ जाएगी। अब आपको बस ऑप्शन चेक करना है जहां पर ये वाले ऑप्शन आपको मिल रहा हो। और देखिए ये एक लिमिटिंग कंडीशन है कि लगभग बस इतना त्वरण हमें चाहिए, इससे ज्यादा मिला तो और अच्छी बात है, कोई गड़बड़ की बात नहीं होगी। तो डेट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। जहां पर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, उससे ज्यादा या उसके बराबर की बात है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर सवाल है, रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ये है आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन से, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर एरर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो टू मेजरमेंट ए एंड बी आपको दे दिए और आपको ए इनटू बी मतलब प्रोपगेशन ऑफ एरर, ये इसका कंसेप्ट है। तो पहले आपको कंसेप्ट समझा दिया जाए कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज है ए एंड बी और उनका हुआ मल्टीप्लीकेशन, तो इस केस में प्रोपगेशन ऑफ एरर किस तरीके से होगा, एरर कैसे प्रोपोगेट करेगी। तो इसके लिए जो फॉर्मूले आपको बताए जाते हैं, डेट विल बी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इट सेज, ये क्या बोल रही है, ये बोलती है भाई कि रिलेटिव एरर प्रोपोगेट होगी, बस रिलेटिव एरर जो होगी वो प्रोपोगेट हो जाएगी। अब आप अपने ऑप्शन को देखिए, इसने कैसे लिखा है कि इसने ट्रू वैल्यूज के साथ एब्सोल्यूट एरर आपको दी है, तो आपको यहां से एब्सोल्यूट एरर निकाल लेनी है। डेट इज डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इन टू एक्स। तो सबसे पहले x फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए जैसे x आपको दिख रहा होगा, ट्रू वैल्यू को इनटू ट्रू वैल्यू करना है, 2 into 1, तो देखिए सब जगह 2 आपको मिल रहा है। दैट्स आल्सो ट्रू। यहाँ पर तो देखिए बिल्कुल भी सही से दिख नहीं रहा, बट 2 आने वाला है तो सही बात है, x मेरा हो जाएगा 2। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी एब्सोल्यूट एरर निकाल लेनी है। तो डेल्टा ए दिख रहा है आपको कि ये है डेल्टा ए 0.01 अपॉन 2 प्लस डेल्टा बी आपको दिख रहा है 0.01 अपॉन 1। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.005 प्लस 0.01 और इनटू कर देंगे आप इसको 2 से। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपके पास आएगा 0.03। तो ये 15 दिख रहा है, 15 का डबल करेंगे तो 30 के आसपास ही बनेगा, तो 0.03 डेसिमल्स होगा। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, 2 + - 0.3। अब अगर ये कभी क्वेश्चन पूछ लेता है a डिवाइडेड बाई v का, तो उस कंसेप्ट को भी समझ ले कि वहां पर भी फॉर्मूला यही सेम लगेगा कि डिवीजन में भी, भाग करते वक्त भी प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या होगा, वो रिलेटिव एरर को ही प्रोपोगेट करेगा, सापेक्ष त्रुटियों का ही आगे जाना होगा। जब प्लस माइनस होता है, अगर वो करता है a + b या फिर a - b, तो यहां पर सिर्फ क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर प्रोपोगेट करेगी, डेट इज डेल्टा a + डेल्टा b, और माइनस में भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हो गया टोटल प्रोपोगेशन ऑफ एरर का कंसेप्ट खत्म। तो कुल मिला के 4 ही चीज आती हैं।
एक आता है पावर वाला। पावर में क्या होता है कि अगर आपके पास पावर है, जैसे a टू द पावर x है, तो x डेल्टा a अपॉन ए, इस टाइप से एरर प्रोपोगेट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, नीट इसको बहुत बार रिपीट करता है। तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फर्स्ट चैप्टर, जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। आपको वो टॉपिक अच्छे से ही पढ़ना होगा, हाई वेटेज। ठीक, चलिए तो अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन। तो सारे ऑप्शन पढ़ते हैं हम कि आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट है, सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट पूछा है बेटा, सिंपल होता है, इसका फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, दैट इज लैम्डा m इज इक्वल टू b बाई टी। b इज अ कांस्टेंट, लैम्डा इज वेवलेंथ, t इज टेम्परेचर। रेडिएशन एनर्जी एंड वेवलेंथ नहीं, टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ लाइट बिल्कुल भी नहीं, कलर ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। सही बात है, टेम्परेचर का वर्ड यहाँ पर दिख रहा है आपको सामने, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये तो सीधा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नाउ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, केटीजी से क्वेश्चन पूछा गया है। केटीजी में आपको स्टेटमेंट पूछा ही गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन से है आपके पास, आपको वो स्टेटमेंट सही करने हैं। चलिए पढ़ते हैं सारे स्टेटमेंट फिर। द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, गैस के अणुओं की गति 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है। बिल्कुल गलत बात है, ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो स्टेटमेंट नंबर ए इज रॉन्ग। द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीज इफ द डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है। बोल रहा है कि मीन फ्री पाथ दैट इज लैम्डा ऑफ m, गैस मॉलिक्यूल डिक्रीज, वो कम हो जाता है व्हेन डेंसिटी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है घनत्व के, तो अगर मैं उसको बढ़ा दूंगा तो लैम्डा कम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं सी पे, द मेन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज विद द टेम्परेचर इंक्रीज कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। ये भी एकदम सही बात है कि अगर मैंने दाब को नियतांक रखा है, प्रेशर को रखूं मैं कांस्टेंट, तो मेन फ्री पाथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ मेन फ्री पाथ बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो सी भी सही है। नाउ डी पे आते हैं, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, औसत गतिज ऊर्जा प्रति अणु प्रति डिग्री क्या दे दिया इसने, 3/2 kb, 3/2 kBT, 3/2 kBT एकल मोनोटोमिक गैस के लिए होती है, जो कि स्टेटमेंट एकदम गलत है, ऐसा नहीं होता। तो ए गलत, डी गलत, तो बचा क्या बस आपके पास बी एंड सी ओनली, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल कह रहा है, एन आइडियल गैस के ऊपर क्वेश्चन है, अगेन थर्मो का सवाल आ गया है। एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, V1 से V2 में कंप्रेस किया गया है। ठीक है, तो कंप्रेशन हुआ है यहाँ पर बाय 3 डिफरेंट प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक। वर्क डन पूछा है, तो ये तो आपको स्टेटमेंट अब पक्का दिमाग में क्या करिए, याद कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ इसको साबित नहीं करना है, हमें तो सीधा आंसर बताना है इसमें। तो ये वाली चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि वर्क डन इन एडियाबैटिक is greater than work done in isothermal is greater than in work done in isobaric, सबसे कम होता है जो आइसोबारिक में होता है। तो इसको आपको करना है बेटा याद, ठीक है। व्हेन वॉल्यूम क्या कह रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, W2 W1 W3 करेक्ट। याद रखिएगा स्टेटमेंट्स को, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा। चलिए अब आया अगला सवाल। अगला सवाल भी बहुत सिंपल सवाल है, जहां पर आपको ओ पॉइंट का टेम्परेचर पूछा गया है। चलिए इसको देखिए, आप वैसे नोडल से भी कर सकते हैं, नोडल से भी बहुत आसान पड़ता है ये तरीका, कि जिस पॉइंट का भी आपको टेम्परेचर पूछा गया है, इसके आपको टी निकालना है इसका, तो इसका टी फाइंड आउट करना है, और आपको मान लेना है कि सारा का सारा जो भी करंट होगा वो बाहर की तरफ, हीट करंट जो होगा वो बाहर की तरफ चलने वाला है, और बस इसको आपको सॉल्व करना चालू कर देना है। तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे T -10 प्लस T -0 प्लस T -40 प्लस T -30 should be equal to 0. Now T that will be 40. अब now 10 40 30 इक्वल टू 0 इधर, तो इधर जाएगा 80, T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। सिंपल नोडल का फॉर्मेशन करके आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जिस पॉइंट पे आपको टेम्परेचर निकालना है उसको हाईएस्ट टेम्परेचर पॉइंट मानते हुए सारे हीट करंट्स को बाहर की तरफ कर दीजिए। खेल हो गया खत्म। चलिए अगला सवाल क्या है, अ डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट। ओके, तो ये इलेक्ट्रो का क्वेश्चन आ गया। इलेक्ट्रो में डाइपोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, टैनी पॉइंट पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर डायपोल का प्लेसमेंट इन यूनिफॉर्म फील्ड में, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट होता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अ डायपोल विद डायपोल मूवमेंट अलाइंड विद यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ई, वर्क डन निकालना है हमको, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, पहले क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फील्ड पे, ये रही यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इसमें एक डायपोल मूवमेंट को अलाइन कर लेते हैं। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट द डायपोल सो दैट फाइनल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको याद रखवाया होगा मैंने कि वर्क डन के केस में द इनिशियल पोजीशन जो डायपोल की होती है, जो इनिशियल पोजीशन होती है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहना चाहता है, तो डेट्स वाई इनिशियल पोजीशन वो फिक्स रखता है। इनिशियल पोजीशन डायपोल मूवमेंट की रहती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो बोल रहा है कि यहाँ से मैं 180 डिग्री से रोटेट कर दूं, तो मैंने अब यहाँ पर जो बल लगाया होगा, अब इसको घुमाने में, अब उसमें कितना आपने करा है काम, तो आपको याद कराया होगा वर्क डन के लिए फॉर्मूला मैंने, वर्क डन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE दैट इज डायपोल मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2। θ1 इज इनिशियल पोजीशन, θ2 इज फाइनल पोजीशन। आपको दिख रहा है कि PE cos ऑफ θ1 इज 0, तो cos ऑफ 0 डिग्री माइनस cos ऑफ 180 डिग्री। नाउ cos 0 इज 1, cos 180 इज -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, सो आंसर इज 2PE। 2PE इज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल थ्रू 180 डिग्री। इसमें भी देखिए जैसे हिंदी में कि विपरीत हो जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आपको कार्य करना पड़ेगा 2PE का, क्योंकि आपको ध्यान रखना है प्रारंभिक कोण और अंतिम कोण आपको रखना है अपने सूत्र में, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पूछा है द वेलोसिटी v acquired by electron starting from rest and moving through a potential difference v is shown। तो v मतलब विभव, आपको विभव और वेग के बीच के ग्राफ को बताना है। बहुत सरल है, आपको कोई भी एक सूत्र लिख लीजिए, कोई एक ऐसा फॉर्मूला जो कि वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करता हो, ठीक है। तो वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करता हो, तो आपके पास एक चीज क्लियर है कि दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू QV, ऊर्जा बराबर आवेश गुणा विभव होता है। अब यहां पर मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं 1/2 mv² इक्वल टू QV। अब देखिए ये नियतांक हो गए, तो इनको हटाओ, इनको हटाओ। वेग होगा समानुपाती विभव के, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अब ऐसा ग्राफ आपको देखते ही तुरंत प्लॉट मिलना चाहिए कि ये ग्राफ एक पैराबोलिक नेचर का होना चाहिए। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। अब ये एक पैराबोला है, बट ये पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये पूछ रहा है आपसे y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का पैराबोला, दैट्स व्हाई पैराबोला बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है, एन अनचार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, संधारित्र का सवाल आ गया है बेटा, ठीक है। तो पहले अनचार्ज है, चार्ज नहीं किया है, हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कनेक्टेड टू अ सिमिलर एयर कोर्ड पैरेलल कैपेसिटर चार्ज टू पोटेंशियल V, कॉमन पोटेंशियल इज, कॉमन पोटेंशियल का क्वेश्चन है। कॉमन पोटेंशियल में आपको पहले फॉर्मूला समझ लीजिए कि कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। जब भी हम किसी चार्ज को या तो चार्ज कैपेसिटर से जोड़ दें या अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दें, तो कॉमन पोटेंशियल आपके पास आता है। तो वो क्या बोल रहा है आपको, हमको पता है कि कैपेसिटर का हर सवाल Q इक्वल टू CV से सॉल्व करना है, हमको V निकालना है, तो Q/C, बट ओनली Q नहीं, टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस। अब क्वेश्चन ने बोला है कि एक अनचार्ज कैपेसिटर है जिसको चार्ज नहीं किया है मैंने, ठीक है, अनावश्यक। अब इसके अंदर मैंने एक परावैद्युतांक डाल रखा है, ये K डला हुआ है। अब इसको मैंने बाकी एक अनचार्ज को एक चार्ज कैपेसिटर जो कि एयर कॉइल्ड है, इसके अंदर परावैद्युतांक नहीं है, डाइलेक्ट्रिक नहीं डला है, लेकिन इस पे पोटेंशियल V है, इसको मैंने इससे कनेक्ट किया है, तो कॉमन पोटेंशियल निकाल दीजिए। तो टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस आपको इसको रख देना चाहिए। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इसके ऊपर, टोटल चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, देखिए जैसे पहले ये था अनचार्ज, तो हमको पता है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 करना है। पहले में तो ये अनचार्ज था, तो इसके ऊपर कोई चार्ज होगा ही नहीं, तो 0, प्लस दूसरे वाले में क्या होगा, इसके पास एक चार्ज है दिस सेकेंड वाले पर, वो चार्ज कितना होगा CV, Q इक्वल टू CV अपॉन C1 इज KC, C2 इज C, टोटल कैपेसिटी। इसमें देखिए कॉम्बिनेशन नहीं बोल रहा है, वो टोटल बोल रहा है बस, ठीक है। तो CV अपॉन C कॉमन ले लेते हैं,
k+1, सी से सी कैंसिल हो गया, तो V/k+1 इज द आंसर फॉर कॉमन पोटेंशियल। अब ऑप्शन में ढूंढ लीजिए कहाँ पर है कि V/k+1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, होप्सो सही करा होगा। चलिए, तो होप्सो आपने क्वेश्चन सही किया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, जो कि क्या करा, अगेन कैपेसिटर का क्वेश्चन आ चुका है। कैपेसिटर क्या कह रहा है बेटा कि कैपेसिटर ये कह रहा है कि पहले आपने कुंजी क्या कर रखी है, खोल रखी है बेटा, उसके बाद आपने कुछ समय बाद की को करा है क्लोज, कुंजी को करा है क्लोज, तो ये कंसेप्ट लग गया सीधा शॉर्ट सर्किट का। शॉर्ट सर्किट हो गया सेकंड केस में। तो पहले क्या करो, सबसे पहले U1 लिखो। U1 साफ साफ दिख रहा है कि श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, दैट इज सीरीज में लगा है, तो ये बन जाएगा C। तो U1 लिख के बता देते हैं, U1 = 1/2 CE²। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या हुआ कि जैसे ही उसने क्या करा, की को बंद करा, तो ये बंद हुआ यहाँ से, ये लगी हुई है आपकी बैटरी, तो ये है 2C, ये है 2C, तो ये हो गया शॉर्ट, दिस विल बी शॉर्ट। तो ये लगा E। अब लिख लो U2 बहुत सिंपल तरीके से, 1/2 C कितना है 2C E²। इसको सॉल्व करा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब बचा आपके पास CE²। अब उसने अनुपात पूछा है किसका, U1/U2 का, तो आपको साफ साफ दिख रहा है बस 2 बचेगा, दैट इज 1/2। सो आंसर इज डी। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो हमको कॉमन पोटेंशियल निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सीधे सीधा आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये आ गया आपके पास डायपोल का। अगेन डायपोल मैंने बोला ही था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डायपोल। डायपोल का अगेन एक क्वेश्चन रखा हुआ है आपके सामने। अब डायपोल में उसने क्या कर दिया है कि एक लीनियर चार्ज ले रखा है लैम्डा, ठीक है भाई, लीनियर चार्ज ले रखा है, और वहां पर आपको ये देखना है कि डायपोल को उसको अरेंज कैसे किया है। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेस किया, देखो ये रहा, सही है, दिख रहा है एकदम साफ साफ, बहुत अच्छी बात है। तो अब बात करना चाह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम आर। अब आपको ध्यान रखना है कि डायपोल में हमेशा मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। आर डिस्टेंस यहाँ से ले लिया उसने, चलिए ठीक है। द सेंटर ऑफ द डायपोल लिख दिया उसने, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल। अब आप कंसेप्ट को कैच कर लो बेटा, जब कभी भी डायपोल पे फोर्स पूछी जा रही है, फोर्स का इंटरेक्शन डायपोल पे, जब भी डायपोल में फोर्स का इंटरेक्शन होगा द्विध्रुव पे, कभी भी फोर्स बल की बात अगर आ रही है बेटा, तो आपको हमेशा इस फॉर्मूले से काम करना है, F = -du/dr। इधर से ही निकालना। इन्हें कभी भी ध्यान याद रखना कि बेटा इनको हमेशा इसी फॉर्मूले से करा जाएगा। एनर्जी से फोर्स निकाली जाती है डायपोल में हमेशा, तभी मैंने आपको देखो लिखाया होगा कि डायपोल टू पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के साथ इंटरेक्शन होगा तो पावर 3 आएगी आर की, डायपोल टू डायपोल फोर्स का इंटरेक्शन होगा तो पावर 4 आ जाएगी। तो ये सब के सब ऊर्जा से निकले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात है कि मेरे को पहले इसका यू निकाल लेना चाहिए कि यू क्या होने वाला है, और डायपोल का प्लेसमेंट आपको देखना है कि फील्ड में किस तरीके से रखा गया है। तो यू का फॉर्मूला आप सबको पता है कि यू का जो फॉर्मूला होगा, जो हमने पढ़ा है सूत्र, कि हम पहले अगर यू निकाल ले तो यू जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, कि डायपोल का अरेंजमेंट देखिए कैसे रखा गया है कि ये इस तरीके से फील्ड में प्रेजेंट किया गया है। अगर आपको दिख रहा है कि सारे प्लस हैं तो फील्ड भी इस तरीके से रखी होगी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि PE cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2। बट डायपोल में मैंने बताया था कि जब भी आप एनर्जी का कंसेप्ट को करते हैं तो इनिशियल पोजीशन जो θ1 होगा वो 90 डिग्री का हो जाता है, इट इज 90 डिग्री। तो बहुत सिंपल है, अब तो PE cos 90 डिग्री। ये देखो वो डेफिनेशन जो नोट्स में लिखी हुई है, ध्यान देना, नोट्स में लिखाया है अच्छे से। वर्क डन में इनिशियल कंडीशन 0 डिग्री की होगी और एनर्जी में इनिशियल कंडीशन जो होगी वो 90 डिग्री की होगी। 90 डिग्री आप उसको रोटेट करके 0 कर दे तो cos ऑफ 0 डिग्री। आप देखिए cos 90 क्या हो जाएगा 0, cos 1 0 क्या हो जाएगा 1। तो ये आ गया आपके पास U = माइनस का PE, ठीक है। अब माइनस का PE आपने लगा दिया है, अब बस आपको इसको पुट करना है यहां पर। तो ये आ गया आपके पास U। अब E, ये जो लाइन चार्ज है ये कैसा है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। तो मैं अगर लिखना चाहता हूं F = -du, तो U की जगह लिख देता हूं माइनस का PE/dr। P को P ही रहने देते हैं, माइनस का T/dr, P को P ही रहने दीजिए डायपोल मोमेंट को। E एक अनंत के r दूरी पे, तो E कितना लिखा जा सकता है इसका फॉर्मूला आपको याद होता है, डेट इज 2k λ/r।
उसको पुट कर देते हैं 2k लैम्डा अपॉन आर। बढ़िया। अब जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और देखिए वहाँ पर माइनस का था, ध्यान रखिएगा ये माइनस साइन आ रहा है साथ में, तो माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर कर देते हैं, डेट इज 2p k लैम्डा t ऑफ 1 अपॉन आर डी आर, 1 अपॉन आर, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, माइनस साइन हो चुका है प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट करके चलेंगे तो आपके पास आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस हो चुका है, इधर पे माइनस था, इधर पे भी माइनस आ चुका था, cos 90 0 एंड 0 इज होना, माइनस साइन मिलेगा मेरे को, तो यहाँ पर आ गया 2k p लैम्डा r टू द पावर माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2k p लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, के को ओपन करके लिखा जा सकता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल हो गया, सो द फाइनल आंसर इज p लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड वाइज पूछ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, माइनस साइन इसके डायरेक्शन भी बता देगा, सो ऑप्शन इज सी लैम्डा p, ये दिख रहा है साफ साफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ध्यान से, सवाल ट्विस्टेड था, कॉम्प्लिकेटेड भी साउंड कर सकता है, अच्छे से नोट्स में लिखना है इस चीज़ को, और कंसेप्ट अपने दिमाग में घुसाओ भाई, कि मेरे को ये तो क्लियर हो जाए कि जब भी अगर डायपोल में इंटरेक्शन ऑफ फोर्स पूछेगा, बल का कभी भी द्विध्रुव में आए, तो आपको समझना है कि आपको फॉर्मूला ये यूज करना है बस। अब यही रेयर बच्चे समझ पाते हैं, इसलिए इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपको, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी क्या कर दी है, डिस्कनेक्ट कर दी है, और प्लेट्स के सेपरेशन को करा गया है उसके बाद डिक्रीज। तो पहले मैंने कैपेसिटर को चार्ज करा V वोल्ट से, V वोल्ट से चार्ज करने के बाद इसी कैपेसिटर को बैटरी हटा के रख दिया, ठीक है, और सेपरेशन कर दिया मैंने रिड्यूस, कम करा है। तो मेरे पास फॉर्मूला है A C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इसको आपने क्या कर दिया है, कम कर दिया है, तो आपका कैपेसिटर जो होगा वो बढ़ेगा। तो सबसे पहले ढूंढो कि कहाँ पर ये उल्टा स्टेटमेंट है, द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, हमको ढूंढना है करेक्ट, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज, जब V हटा दिया तो ये कैसे बढ़ेगा, इसको हटाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट रिमेन सेम, बोल रहा है कि सेम नहीं रहेगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपको उस चीज पे ध्यान देना होगा कि V हट चुका है, ठीक है। अब एनर्जी स्टोर पूछना है तो होप सो यही सही होना चाहिए कि U इक्वल टू 1 अपॉन सी वी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि V तो कांस्टेंट हो चुका है, V तो हट ही चुका है हमारे पास, तो V तो है ही नहीं, इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, और C को मैंने बढ़ा दिया है, C को मैंने बढ़ा दिया है, तो क्योंकि V नहीं है तो इस फॉर्मूले से देखना आपके लिए सही नहीं है, आप देखिए इसको 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C से, क्योंकि मैंने ये बोला था कि आप जो चीज़ फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है उससे डिराइव करना चालू कीजिए, क्योंकि देखिए अब जैसे बैटरी हटाएंगे तो Q क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये बात पक्की है, बैटरी लगी है तो V कांस्टेंट रहेगा, तो Q कांस्टेंट हो गया तो ये हट गया, ये हट गया, अब ना C को मैंने बढ़ा दिया है तो एनर्जी मेरी डिक्रीज ही होगी। जबकि आप देखना अगर इधर से आपने उस चीज़ को, इस फॉर्मूले से आपने इसको देखना है, तो आप मिसकंसेप्ट फॉर्म कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे CV स्क्वायर से सबसे पहले लगाना चालू करते हैं और वो देखेंगे कि डिक्रीज लिखा हुआ है हटा देंगे, जबकि आपको इस फॉर्मूले को यूज करना ही नहीं था। क्यों नहीं करना था, मैं रीजन क्लियर कर दूं आपको। रीजन यही है कि जिस कंडीशन में आपसे कमेंट पूछा जा रहा है वहां पर आपको कांस्टेंट वैल्यू चार्ज है ये फिक्स है, क्योंकि जब बैटरी लगी नहीं होती है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बैटरी लगी रहेगी तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, दैट्स इट, दैट्स व्हाई आप इस फॉर्मूले से काम करेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पावर में भी कंसेप्ट होते हैं, क्या कब आप I स्क्वायर R यूज करेंगे, कब V स्क्वायर अपॉन R यूज करेंगे। क्लास नोट्स अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 2 वेक्टर्स दे दिए आपको और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बढ़िया एकदम नीट पैटर्न क्वेश्चन है, नीट में ऐसे सवाल बहुत पूछा जा सकता है कि वो क्या कह रहा है कि 2 सदिश हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो हमको ये पता होता है कि अगर 2 सदिश, 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ताल से ताल मिलाओ, मिला दो बेटा जल्दी से पटाख से। 3 × 5 दैट इज 15, साइन देखते हुए 2 × माइनस का 9 दैट इज माइनस का 18, प्लस प्लस तो प्लस p,
इज इक्वल टू 0, यहाँ से बचा -3, p इक्वल टू 3. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे. बहुत आसान सवाल था ये तो. अगला सवाल क्या कह रहे हैं भाई? यूनिट एंड डायमेंशंस अगेन क्वेश्चन आ गया है. फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, सवाल पूछे जाते हैं इससे. तो इसने बोल दिया है कि ये है आपकी, मैंने न्यू फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर्म कर ली हैं. मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो अब मौलिक राशियाँ हैं वो अब ऊर्जा है, वेग है, समय है. तो उसने बोल दिया कि एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज है मेरी. ओके, अब उसके हिसाब से मुझे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है. तो ठीक है, देखो क्वेश्चन आपकी हेल्प करिए कि आपको सरफेस टेंशन का ST का आपको फॉर्मूला दे दिया, डेट इज फोर्स अपॉन लेंथ. नाउ फोर्स को आपको अब रिप्रेजेंट करना होगा कैसे भी करके इन फंडामेंटल्स के फॉर्म में ही करना है. तो फोर्स को आप कैसे क्लोजली, सबसे क्लोजली एनर्जी से कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो बहुत इजीली आपके पास आंसर बनना चाहिए. ठीक है, जैसे मुझे ये पता है कि फोर्स को एनर्जी से रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि फोर्स वर्क से रिलेट हो सकता है और वर्क एनर्जी से रिलेट बहुत इजीली हो सकती है, और एनर्जी मेरी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. ठीक है, और नीचे दिया हुआ है लेंथ, और लेंथ को लेके आना है मेरे को. तो मैं इसको लिख सकता हूँ फोर्स. जैसे मेरे को पता है कि वर्क को लिखा जा सकता है कार्य क्या होगा? बल गुणा विस्थापन. तो अब मुझे बल लिखना है, तो बल को लिखा कार्य बटे विस्थापन. फोर्स क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट, जो कि लेंथ ही है एक तरीके से. तो वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो और नीचे भी एक लेंथ ही पड़ी हुई है. तो मैं अगर इसको कुछ ऐसे लिख दूँ, W अपॉन L², इस फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे डायमेंशन निकालना है. अब कार्य ही ऊर्जा है, वर्क की एनर्जी, L² को ऐसे रहने देते हैं. L² को भी मेरे को अब या तो वेलोसिटी या टाइम के फॉर्म में लेके आना होगा. तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डायमेंशन पकड़ना बस. तो L को लिख सकता हूँ VT. बस अब इसको पुट कर देते हैं, तो U अपॉन VT का स्क्वायर. तो U को लिख सकता हूँ E के फॉर्म में, E अपॉन V² T². अरेंज करते हैं तो E की पावर V1, V की पावर -2, T की पावर -2. इस फॉर्म को ढूंढ लेते हैं. E1 V की पावर -2 और B, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये वाला भी एक पैटर्न है, ये भी नीट में पूछे जाते हैं. चलिए, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर हो गया खत्म 19. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20. AR आ गया बेटा. AR डरना नहीं है, AR से आराम से पढ़ना है. AR को बहुत सिंपल होते हैं यार, बस अच्छे से देखना है कि A और B में कंफ्यूज मत हो जाना. अब वो बोल रहा है कि न्यूटन सेकंड लॉ, द्वितीय नियम पूछा है न्यूटन का, इंडिकेट्स दैट व्हेन आवर नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट इट मस्ट एक्सलरेट. सही बात है, ये तो उसकी डेफिनेशन ही है. न्यूटन सेकंड लॉ यही बोलता है कि जब नेट फोर्स लग जाएगी तो उसको एक्सलरेट. देखिए ये वर्ड भी की वर्ड है, डेट इज मस्ट. मस्ट मस्ट मस्ट, अवश्य होगा, अवश्य. तो सही बात है, अवश्य होगा ही होगा. अगर नेट फोर्स मिल गई उसको तो वो एक्सेलरेट करेगा ही करेगा. तो पहला तो ट्रू स्टेटमेंट है बेटा, ये तो सही है. अगला बोल रहा है कि व्हेन 2 और मोर फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट मस्ट एक्सेलरेट. मस्ट वर्ड लगा दिया यहाँ पर, देखिए मस्ट की आवश्यक रूप से वो एक्सेलरेट करेगा. लेकिन अब इसने क्या करा, 2 और मोर भी बोल दिया. तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि दोनों पे, जैसे मैं यहाँ पर 5 न्यूटन और यहाँ पर भी 5 न्यूटन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दूं, तो ये क्या रहेगा? ये रेस्ट पे रहेगा, ये एक्सेलरेट नहीं करेगा. जबकि ये कह रहा है कि अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट मस्ट एक्सेलरेट. तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, तो ये गलत है. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. चलिए अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है हमको? क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कहना चाह रहा है आपसे, अ बॉल इज थ्रोन अप टू अ सर्टेन वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ थीटा. तो एक तरीके से प्रोजेक्टाइल ही है कि प्रोजेक्टाइल है, आपको ऐसे करके इसने फेंक दिया है बेटा. सर्टेन वेलोसिटी भी ले लिया, यूं ले लो. हॉरिजॉन्टल से लेगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बेटा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. और हमको ये बात याद रहनी चाहिए कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड. सिर्फ काइनेटिक टू पोटेंशियल चेंज होती है, तो ये तो कंजर्व्ड ही रहने वाली है. ठीक है, इसका रहेगा संरक्षण. तो अब ये पूछ रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी और टाइम नहीं, फ्रॉम डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के साथ में आपको ग्राफ प्लॉट करना है. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी विद डिस्टेंस और विद टाइम चेंज होगी ही नहीं, वो एक फिक्स क्वांटिटी रहेगी. क्योंकि काइनेटिक इनिशियली जैसे मैंने V से फेंका या U से फेंका,
तो काइनेटिक कन्वर्ट होगी पोटेंशियल पे, जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, फिर वही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में, तो ये दूसरे से घूमते रहेंगे, तो इट्स अ कांस्टेंट कर्व, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऐसे एसएचएम वेव्स के साथ भी रहेगा बेटा, याद रखिएगा इसको, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अगेन एक एआर का क्वेश्चन बनाया गया है। एआर क्या कह रहा है आपको, उसको ध्यान से देखिए। एंगुलर स्पीड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन इंक्रीजेस व्हेन इट क्लोजर टू द सन। सही बात है, केप्लर्स के नियम लिख दिया सीधा इसने, तो केप्लर्स लॉ है, एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो रही है व्हेन इट्स क्लोजर टू द सन, तो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट है। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यही सही बात है बेटा, जो एल होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, तो एकदम सही स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही हैं और एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, देयर इज सम ट्विस्टेड, इन्होंने देखिए गेम खेला गया है बेटा, ऑप्शन बदल दिए हैं, ऊपर नीचे रखा है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट, अभी लग जाती हो जाता खराब, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन नंबर डी, देखिए इसको कहते हैं फरीब, धोखा, धोखा दे दिया, जबकि हमेशा ऑप्शन ए ऐसा रखा जाता है, बी ऐसा रखा जाता है, सी एंड डी, जबकि इसने क्या कर दिया कि डी को रख दिया सबसे लास्ट में, ए वाला बना दिया डी, बी को बना दिया ए, और बढ़िया, तो ध्यान रखा जाएगा धोखा ना हो जाए। फरीबी सवाल था बेटा ये, तो फरीब कर दिया इसने, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल क्या करें, अगेन ए आर पूछ लिया, भर के ए आर मिले हैं, अपने नोट्स में ए आर को लिख लीजिए, ऐसे ए आर आपको बहुत कम जगह मिलेंगे, यही ए आर होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सो प्लीज इनको नोट डाउन करना, कहाँ कहाँ आपको अपने अब मास्ट के पेपर से मस्ट थ्योरी बाहर निकल के आई है, उसको आप अच्छे से अपने नोट्स में लिखिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, ए आर पूछा गया है, और एथलीट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू इट्स मैक्सिमम स्पीड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन हिज शूज एंड ट्रैक। सही बात है, देखिए फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज तो जरूर कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन एक ऐसा कॉज है जिसकी वजह से हम वॉक और रन कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन सरफेस पे नहीं होगा तो वी विल स्लिप, हम क्या हो जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। तो इस पे एक गाना होता है, जैसे अगर आपको कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये तूने क्या किया। क्यों, क्योंकि देखिए अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप फिसल जाओगे बेटा, तो इसलिए हाँ स्पीड पाने के लिए मुझे फ्रिक्शन जरूरी है, जबकि वो मोशन को अपोज जरूर कर रहा है तब भी, तो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट एकदम सही है, सही स्टेटमेंट लिखा है। नाउ पॉजिटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज काइनेटिक, अरे बस यहीं पे पकड़ लो, पॉजिटिव नहीं होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन लगेगा पीछे, डिस्प्लेसमेंट होगा आगे, 180 डिग्री का एंगल बन चुका है, cos 180 माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव वर्क डन। सो पहला सही दूसरा गलत, तो ट्रू, बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। ओ ये चूम मत हो मेरे भाई, देखो क्या ओ यस। सो क्वेश्चन नंबर 24, मैच का कॉलम, ये भी पैटर्न होते हैं नीट के, देखिए जैसे वही वाली बात है, वन लाइनर मिला आपको, मिला मतलब 24 क्वेश्चन के अंदर आप जरा एक बार पैटर्न को एनालाइज करो। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं देख रहा हूँ 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो एक वन लाइनर सवाल था, ठीक है, ग्राफ का क्वेश्चन मिला, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आना स्टार्ट हो गए, करेक्ट इनकरेक्ट आना स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 वन लाइनर था, यूनिटलेस क्वांटिटी वाला ना, तो देखो उसके बाद पढ़िए आप, यही तो है जो एग्जाम को आपको क्रैक करवाएगा, कि आपको पैटर्न दिखना चाहिए कि कैसे। अब देखो मैथ का कॉलम हो गया, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो थ्योरी नोट्स में लिखी है आपको जो हमने पढ़ाया है उनको आपको याद रखना था, फटाफट टिक करना था कि क्या 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 कैसे कैसे होगा। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको समझते हैं कि ये वाला क्या कर रहा है, आइसोथर्मल, आइसोएडियाबैटिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक प्रोसेस, तो ये बोल रहा है कि कौन से सही होंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से है कि फर्स्ट वाला इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा आपके पास डेल्टा यू। उसके बाद पूछा एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा आपके पास डेल्टा क्यू। उसके बाद पूछा आइसोकोरिक, तो ये होगा डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू। साइक्लिक, साइक्लिक में दो केस हो सकते हैं हमारे पास, कि डेल्टा यू इक्वल टू 0 भी हो सकता है और डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू भी हो सकता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी क्या है, इनकी डेफिनेशन ही तो है बेटा, ये इनकी परिभाषा है, सिर्फ आपको रिलेट करना है। अब आप देखिए कि जो भी मैंने मैच करवाए हैं उसकी मदद से आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ए का मिल रहा है आपको थर्ड, ए का मिल रहा है थर्ड सही है, बी का मिल रहा है 2 सही है,
सी का मिल रहा है 1 सही है, और डी का मिल रहा है 3 और 4, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। सो डेफिनेशन अगर आपके दिमाग में है कि भाई आइसोथर्मल की क्या है, एडियाबैटिक की क्या है, आइसोकोरिक की क्या है, एंड साइक्लिक प्रोसेस की डेफिनेशन क्या लिखाई गई है, फटाक से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और देखिए थर्मो में ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल वो पूछ रहा है पर्सन इज एमिंग रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन बन गया है, जो कि 1D और 2D के अंदर पूछा जाता है। तो ये 2D का सवाल है क्योंकि रिवर प्रॉब्लम है, तो पहले एक रिवर बना लेते हैं। एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक स्ट्रीम स्विमिंग, ठीक है। तो मान लेते हैं कि W विड्थ की एक रिवर है और ये बढ़िया तरीके से फ्लो कर रही है। अब मेरे को एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी एक तरीके से कि A और B, इधर जाना है मेरे को। तो अब उसने क्या करा, क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे क्या होगा, मुझे एट एन एंगल किसी कोण पे कूदना होगा नदी में, तभी मैं एग्जैक्टली, वरना अगर मैं सीधा 90 डिग्री से कूद गया तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा सी पे। इसी को आपको ड्रिफ्ट बोला जाता था कि ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो आप कूदे, उसने बोला क्वेश्चन ने कि आप 180 डिग्री का कोण बना के कूदे, 180 सॉरी 120 डिग्री, 120 डिग्री का कोण, 120 डिग्री के एंगल पे आप जंप कर गए वहाँ पर। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये 90 है तो बचा हुआ एंगल 30 डिग्री है। अब उसने बोल दिया है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हमको निकालना है। विद स्पीड, स्विमर की स्पीड दे दी है आपको 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब वी आर तो इस तरफ ही होगा, डेट इज रिवर फ्लो इस तरफ हो रही होगी। तो कंपोनेंट ले लेते हैं कि यहाँ पर वी एस, तो यहाँ पर आएगा वी एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर आएगा वी एस साइन ऑफ थीटा। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो मेरे को आराम से वी आर मिल चुका होगा। तो वी एस साइन ऑफ थीटा, साइन कितना हो गया 30 डिग्री, एंड वी एस किस क्वेश्चन ने कितना दे दिया है 0.5, तो साइन 30 इज 1/2, तो 0.5 अपॉन 2 वही होगा वी आर, कैंसिल करते हैं 0.25, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रिलेटिव वेलोसिटी, तो ही टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मिनिमम टाइम कितना लग जाएगा एग्जैक्टली पॉइंट अपोजिट बैंक पे पहुंचने में, आपके पास वी एस वी आर कितने होंगे, और ड्रिफ्ट ये। तो अगर मैं 90 पे कूदता तो ये ड्रिफ्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए होता, वेक्टर से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो ध्यान रखिएगा, तब भी ये नोट्स के 3 में से ही क्वेश्चन पूछा है और वैसा ही सवाल नीट में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि नीट में रिलेटिव पे आपके साथ में 2D में ही ज़्यादा क्वेश्चन होगा, 3D में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे 3D होता है रेनमैन प्रॉब्लम, जिसमें बारिश की होती है, ठीक है। चलिए तो अगले सवाल पे आते हैं हम। अगला सवाल अगेन ये आ गया है और ये आया है आपके पास थर्मो से। CP/CV कहता है द रेशियो ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज मोर देन ऑफ डायटोमिक गैस, द रेशियो ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज मोर देन डायटोमिक गैस। सही, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, ये तो सीधा सीधा लिखा जाता है, दिस इज करेक्ट। अब पूछा है रीजन, रीजन क्या दिया है, CP/CV फॉर अ गैस इज इक्वल टू 2/f। ये इसको देखते आपको दिख जाने तक गलत है, क्योंकि CP/CV क्या होगा, CP/CV होगा आपके पास गामा, और गामा क्या होगा 1 + 2/f होगा बेटा। तो 1 प्लस लगने वाला है ना कि 2/f, तो वो तुरंत गलत हो गया, वेयर f इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल गलत बात है। और आपको यहाँ पर भी देखना होगा कि ये वाले स्टेटमेंट तो हो गए टोटल रॉन्ग। तो जैसे मेरे को दिख गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया, तो आपको r इज नॉट करेक्ट पे जाना है, ए इज करेक्ट। मोनोएटॉमिक का जो होता है वो ज़्यादा रहने वाला है और डायटोमिक का जो होता है वो कम होता है। जैसे आप गामा से भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो उधर से भी आपको दिखता है कि अराउंड यहाँ पर जो मोनोटॉपिक होता है वो 1.66 होता है और ये होता है 1.44 वाला, ठीक है। तो डेट्स फाइन, ये वैल्यू याद आएगी तो आपको तुरंत पता चल जाता है। तो ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला ये बोलता ही नहीं, 1 + 2/f होगा बेटा। चलिए एक और ग्राफिकल क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27। वेलोसिटी टाइम ग्राफ करस्पॉन्ड्स टू द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो बेटा आपको क्या दे दिया है, VT दे दिया है, ST दे दिया है, VT निकालना है आपको। बहुत सिंपल सी बात है। और क्या करा है कि उसने क्या करा है कि किसी बॉल को फेंका है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बॉल पहले ऊपर गई है, हाईएस्ट पॉइंट पर रुकी है और फिर नीचे आई है, तो हमको दे दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब एक तरीके से आप देखिएगा कि आपको पता है कि वेलोसिटी होगा ds/dt, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को आंसर आना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि पैराबोलिक नेचर है, पैराबोलिक नेचर को अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपको मिलता है रैंप नेचर। रैंप ढूंढना होगा आपको, तो आप रैंप ढूंढो सबसे पहले। देखिए यहाँ रैंप है, रैंप है, यहाँ रैंप नहीं है, तो ये तो गया, ठीक रैंप है, तो एक ऑप्शन तो कट गया, तुरंत आपके आंसर पर लगाती। अब आपको ये देखना है कि वो पहले गया ऊपर और एक पॉइंट पे उसने देखा है कि अपनी डायरेक्शन उसने फिर बदल ली है, एक तरीके से उसने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो पहले उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी और एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसके पास वेलोसिटी 0 करी है उसने अपनी।
तो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, तो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी होनी चाहिए मेरे पास। तो देखो यहाँ पर 0 है तो डेट्स वाई खत्म, यहाँ पर 0 खत्म। लो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे प्लस वेलोसिटी तभी तो वो कोई डिस्टेंस कवर करेगा, माना अगर उसके पास प्रारंभिक वेग ही नहीं हुआ तो चलेगा कैसे। तो दिख रहा है सिर्फ ऑप्शन बी में ही प्रारंभिक वेग है। और ये देखिए जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा मेरी वेलोसिटी कम होगी। हाईएस्ट पॉइंट यही वो पॉइंट है जहाँ पॉइंट ए है, तो दिस इज पॉइंट ओ ए और दिस इज बी, और यहाँ पर देखिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है नेगेटिव, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे क्वेश्चन तुरंत अपने आप सॉल्व हो रहा है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है, इफ आर इक्वल टू दिस बी टी आई कैप प्लस सी टी स्क्वायर जे कैप वेयर बी एंड सी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एट व्हाट टाइम वेलोसिटी वेक्टर मेक्स 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ओके चलिए तो बहुत सिंपल सही लग रहा है। तो सबसे पहले वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में या डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन है, तो हमको ये तो क्लियर है कि v अगर मैं कैलकुलेट करने चला तो मेरे को करना तो वो डी आर अपॉन डी टी से ही होगा, जैसे डी एक्स अपॉन डी टी, तो v इक्वल टू डी आर ऑफ डी टी। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लो इसको भाई, डिफ्रेंशिएट करते ही मेरे को मिलेगा बी आई कैप अवकलन करो प्लस 2 सी टी जे कैप। ठीक है, अब अगर इसने पूछा है कि देखिए अब इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे कि आई में तो है सिर्फ बी और जी में है 2 सी टी। अब वो बोल रहा है कि इसका ये बनेगी वेलोसिटी। अब ये 45 डिग्री बना ले तो ये 45 डिग्री कब फॉर्म कर लेगा, तो बहुत सिंपल सा ही है। 45 डिग्री करेगा तो मैं लिख लेता हूँ कि tan ऑफ 45 डिग्री 45 बराबर के होकर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर कितना है 2 सी टी, बेस कितना है b, ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो मेरे को t निकल गया, t इक्वल टू बी अपॉन 2c। खत्म क्वेश्चन। तो b अपॉन 2c ढूंढ लो, b अपॉन 2c इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 इज डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्या कह रहे हैं, अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड इट रिटर्न्स टू ग्राउंड पैराबोलिक पाथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो बेटा बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि अब बदलेगी नहीं। तो ये पैराबोलिक है, या फिर इसको कहते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी भी दिख सकते, थ्रोन अपवर्ड्स है। तो थ्रोन अपवर्ड्स में क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया तो परवलय बना दिया उसने, तो ठीक है। तो इसका अपन को याद ही होता है कि वर्टिकल कंपोनेंट क्योंकि जी की वजह से चेंज होता रहेगा, पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, द पार्टिकल मूव फर्स्ट 1/3। ये आगे आपके पास एवरेज औसत का सवाल है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में तो सिंपल फॉर्मूला रहता है आपके पास, एवरेज स्पीड क्या बोल रहे हैं, एवरेज स्पीड, तो डेट विल बी टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब देखिए उसने क्या कहा कि जो टोटल डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि x है, अब वो बोल रहा है कि फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस दैट इज x/3, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा 2x/3। फर्स्ट 1/3 चल रहा है v1 से, ये चल रहा है v2 से। अब बस आपको देख लें टोटल डिस्टेंस इज x अपॉन ये वाले में कितना टाइम लग रहा होगा t1, इसमें टाइम कितना लग रहा होगा t2, तो डेट विल बी t1 प्लस t2। टोटल डिस्टेंस इज x अपॉन t1 कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस तो वेलोसिटी या स्पीड अपॉन डिस्टेंस, तो दैट विल बी x/3। तो मेरे को पता होता है या मैं फॉर्मूला लिख के आपको बता देता हूँ, v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो x अपॉन ये वाला, तब ये लग रहा था उल्टा, तो x/3 v1 प्लस x/2x/3 ऑफ v2। इसको सॉल्व कर लीजिए, x कॉमन लेके बाहर कर दीजिए, और जो आपके पास एलसीएम आ सकता है वो आप एलसीएम ले लीजिए। जैसे 3 भी बाहर होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो 3 को भी बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो ऊपर भेज देता हूँ मैं 3 अपॉन, यहाँ से क्या बचा मेरे पास 1 अपॉन v1 प्लस 2 अपॉन v2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ चला गया v2, यहाँ चला गया v1, तो 3v1 v2 अपॉन v2 प्लस 2v1, दैट विल बी योर आंसर, 3v1 v2 अपॉन 2v1 v2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 30 इज ओवर। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे, द बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दे दिए, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जाए, तो मैक्सिमम हाइट पे अगर वो पहुंच गया है, और क्योंकि ये 2D का क्वेश्चन दिख रहा है कि दोनों कंपोनेंट में वेलोसिटी मेरे को दी हुई है, तो ये कुछ इस तरीके से कवर किया हो, तो मैक्सिमम हाइट पे, तो हमको पता है एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब मैक्सिमम हाइट गई तो क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1। अब
मैक्सिमम हाइट सिर्फ एक ही वेलोसिटी कवर करने वाली है, दैट इज वाई कंपोनेंट का, क्योंकि बाकी तो रेंज लेके चलने वाली है, तो आपको सिर्फ वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी पकड़ लेनी चाहिए थी, दैट इज 8। तो 8 इंटू 8/2, 10 ले लीजिए इसको, तो 64/20, इसको आप सॉल्व करेंगे, डेट विल बी 3.2। देखिए ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग भी लग सकता है, पर ये कंफ्यूजिंग है नहीं इतना, इसको आपको सिंपल तरीके से ढूंढना था, क्योंकि ये वन लाइनर है। वन लाइनर है तो ज़्यादा आप इसके अंदर दिमाग ना लगाइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसको लगा दीजिए। चलिए अब लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। अ पार्टिकल इज मूविंग along a straight line according to the equation। ठीक है भाई, बढ़िया बात है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। फाइंड आउट द टाइम इंटरवल इन विच द स्पीड इज इंक्रीजिंग। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको पक्का आप अपने नोट्स में लिखिए, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा कंसेप्ट डिस्कस होगा। तो सबसे पहले एक्स की इक्वेशन दे दी है, तो हम क्या करते हैं, एज वी कैन सी एक्स ऑफ टी हमें दिया हुआ है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2t³ माइनस 18t² प्लस 48t+ 10। इससे हम क्या करते हैं, पहले v ऑफ टी निकाल लेते हैं, जस्ट डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन। तो दिख रहा है साफ साफ 60² माइनस का 36t प्लस 48 आ गया। नाउ ऑल्सो फाइंड आउट e ऑफ टी। बताता हूँ मैं क्यों एक्सेलरेशन हम क्यों निकाल रहे हैं। तो दिस विल बी 12 ऑफ टी माइनस 36, ये हो गया। नाउ आप देखना कि स्पीड इज इंक्रीजिंग, जिसमें उसकी चाल बढ़ रही है, वो समय अंतराल ज्ञात करना है जिसमें चाल बढ़ रही है। तो पहले स्पीड इंक्रीजिंग की कंडीशन आप समझ जाइए कि कंडीशन क्या होगी फॉर स्पीड इंक्रीजिंग। कंडीशन तभी स्पीड इंक्रीज होगी व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेग और त्वरण जो होंगे उनकी डायरेक्शन सेम होगी, इनकी जो दिशा होगी वो सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन इज सेम, तो ही स्पीड बढ़ेगी। वरना अगर क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, स्पीड तो कम हो जाएगी फिर। तो कंसेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है, कंसेप्ट ये है, कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, वेग और त्वरण की दिशाएं समान होंगी तभी उसकी चाल बढ़ेगी। तो स्पीड इंक्रीजेस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम, बस यहीं पे कंसेप्ट है। अब हमको क्या करना होगा, इन टाइम इंटरवल्स के बीच में जजमेंट क्रिएट करना होगा कि कब इंक्रीज हो रही है कब डिक्रीज हो रही है। तो देखेंगे कि हमको टाइम इंटरवल देखिए इस इक्वेशन से मिलेगा। अगर मैं वेलोसिटी की इक्वेशन को 0 पुट कर दूं तो यहाँ से एक टाइम इंटरवल मिलेगा। आपको दिख रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात बन रहा है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं, 6 से अगर सबको डिवाइड कर देते हैं तो t² माइनस 60 प्लस 8 इक्वल टू 0, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 8 बनाना है हमको, तो 4 and 2 लगते हैं तो 6 बन जाएगा, सही बात है। तो हम इसको लिख सकते हैं t² माइनस 40 माइनस का प्लस का कर देते हैं 2t, बट इट विल क्रिएट अ माइनस एंड प्लस, तो इससे नहीं हो पाएगा बेटा। तो और कैसे स्प्लिट हो सकता है, हमको 8 फॉर्म करना है, 8 फॉर्म करना है हमको 6 से, वरना फिर धराचारी लगाना पड़ेगा और कोई रास्ता बचेगा नहीं हमारे पास। तो जल्दी जल्दी सोचो, 6 बनाना है, 8 बनाना है, 4 और 2 से तो बन सकता है 6, पर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस रख देते हैं यहाँ पर, सामने जाएगा अपने पास माइनस का 2 प्लस ऑफ 8, टी कॉमन ले लेते हैं, t माइनस 4 माइनस 2 t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो टाइम इंटरवल आ गया हमारे पास t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4। तो ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें हमको चेक करना होगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है या ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, दैट इज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कंडीशन है वेलोसिटीज के साथ, अगर आप तीनों कंडीशन को ध्यान से समझेंगे कि एक तो मुझे देखना होगा कि t लेस देन 2 में, t ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4 एंड t ग्रेटर देन 4, ये 3 कंडीशन में मेरे को वेलोसिटी की साइन चेक करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये रही, इसी इक्वेशन में मैं 3 कंडीशन चेक कर लेता हूँ। पहले लेस देन 2 तो मैं 1 रख के देख लेता हूँ कि 1 से आंसर क्या आएगा, तो v ऑफ 1 कैलकुलेट करो क्या आ रहा है, तो डेट विल बी 6 माइनस 36 प्लस 48, तो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो दिख रहा है साफ साफ वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्शन देखना है। और 2 और 4 के बीच में तो एक ही वैल्यू, डेट इज 3, उसको देख लेते हैं। 9 9 6 इज 54, 54 माइनस 9 और 36, 6 5 4 4 यहाँ 5 कैरी 27, डेट इज 32, और प्लस का 40, डेफिनेटली ये नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। ग्रेटर देन 4 देख लेते हैं, तो ग्रेटर देन 4 इज 5,
5 को रखेंगे, 5 स्क्वायर 25, 25 छंग 150, 150 माइनस 25 और 36, 25 छंग 150, जीरो यहाँ 15 कैरी, 75 और 15, 75 15 80 90 900। पक्की बात है कि ये भी नेगेटिव आने वाली। तो ये एक इंटरवल ऐसा हो रहा है कि जहां पर वैल्यूज नेगेटिव हो जा रही है, कि मेरे पास 5 और 3, एक बार मैं इक्वेशन वापस से देख लेता हूँ अच्छे से अपनी, कि हाँ बेटा देखो 2 और 4 आ गया हमारे पास आंसर, नेगेटिव वैल्यूज आ रही है यहाँ पर। तो वेलोसिटी जब मैंने 0 और 2 इंटरवल, तो ये तो मेरी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास कंडीशन बनी है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 0 to 2, तो 0 to 2 में कंडीशन आ रही है हमारे पास जो फर्स्ट है कि लेस देन 2 में चल रहा है। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी क्या हो रही है हमारे पास, एक पॉजिटिव वैल्यू आ तो रही है, ठीक है। अब आ रहा है 2 to 3, बट 2 to 3 में 3 वाली कंडीशन में एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, 2 to 3 में एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, बट वेलोसिटी इज लेस देन 0, इधर पे सेम डायरेक्शन पे भी हो जाए तो भी बात चलेगी। इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आ रहा चलेगा, तो एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको 0 करते हैं बेटा, टी निकालते हैं, तो 36/12, वेरी सिंपल, 3 आ गई मेरे पास, 3। तो 3 का टाइम इंटरवल मेरे पास आया है। 3 के टाइम इंटरवल में अब आपको चेक करना है लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 3 का कंडीशन बना लेते हैं। तो एक कंडीशन होगी लेस देन 3 में, तो लेस देन 3 ए ऑफ 2 निकाल ले। ए ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 24 माइनस 36, तो ये आ रहा है नेगेटिव। एंड ए ऑफ 4 निकाल लेते हैं, 48 माइनस 30, ये आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन क्या मिल रही है, देखो अगर मैं 0 to 2 जा रहा हूँ तो ये 1 वाली कंडीशन में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, पर ये देखो 2 पे नेगेटिव आ रहा है, तो डिफरेंट डायरेक्शन मिल गई मेरे को। तो ऑप्शन ए नहीं हो पाएगा आंसर। बी में देखते हैं कि 2 पे मैं नेगेटिव हूँ, और यहाँ पर भी देखो कि 2 to 3, तो 2 पे मैं नेगेटिव चल रहा हूँ और 3 पे भी नेगेटिव चल रहा हूँ, सेम है। तो ऑप्शन बी कैन बी द आंसर, बी हो सकता है। सी में 2 to 4, 4 में मैं पॉजिटिव हो जा रहा हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर क्या हूँ 5 में देखो नेगेटिव, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 3 एंड 4, 3 में मैं नेगेटिव हूँ और 4 में पॉजिटिव, डेफिनेटली ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बी आंसर होगा बेटा इसका। 2 to 3 सेकंड के इंटरवल में टी इक्वल टू 2 सेकंड टू टी इक्वल टू 3 सेकंड। अब जरा एक बार से फिर से इसको रिपीट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे, क्योंकि सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ही नहीं। उसने मेरे को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक्स की इक्वेशन तो प्रोवाइड कर दी है, बट वो पूछना चाह रहा है कि फाइंड आउट द टाइम इंटरवल इन विच द स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड कौन से टाइम इंटरवल में बढ़ रही है। इसलिए यहाँ पर ट्विस्टेड नेचर है। स्पीड इंक्रीज तभी हो सकती है जब डायरेक्शन जो होगी वो होगी सेम। इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू की नहीं है, डायरेक्शन सेम की बात है। और जहाँ जहां पर मैं पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहा हूँ उसका मतलब डायरेक्शन ही है कि इफ दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो डेफिनेटली स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी पार्टिकल की। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, ये कंसेप्ट आप फॉर्म कर लीजिए कि पार्टिकल की स्पीड कब इंक्रीज होगी। कंसेप्ट लिख लीजिए सारे बच्चे कि द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल always increases when direction of velocity and acceleration are same। ये रहा कंसेप्ट आपका इस क्वेश्चन का। आराम से नोट डाउन कीजिए, टेक योर टाइम, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिए। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ही क्वेश्चन का जवाब दे पाए, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 इज ओवर, नाउ वी हैव टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 में बात कर रहा है वो द वेरिएशन ऑफ मोमेंटम with time of the body to body collision is shown, the instantaneous force is maximum at the point। किस पॉइंट पे फोर्स मैक्सिमम है, एफ मैक्सिमम पूछ रहा है, तो इट्स अ मोमेंटम टाइम ग्राफ के। मोमेंटम टाइम हमको पता है कि एफ इज इक्वल टू टी पी अपॉन डी टी, ठीक है। अब उसने इंस्टेंटेनियस फोर्स इज मैक्सिमम और कोलिजन हुआ है,
तो सही है, स्लोप की बात है तो सीधी सीधी कि जिस भी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्लोप होगा वहाँ पर हमारे को मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फोर्स मिल सकती है, बिकॉज फोर्स इज डीपी अपॉन dt। तो आप फिगर को अच्छे से देखिए और स्लोप के ऊपर कमेंट कीजिए कि कौन से पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा होगा। टेंजेंट ड्रॉ कर करके आपको दिखेगा कि स्लोप जो होगा, आई थिंक सो सबसे ज़्यादा स्लोप आर पे होने वाला है। तो द स्लोप ऑफ द आर इज मैक्सिमम, जो ग्राफ से दिख रहा है आपको साफ साफ, सो फोर्स मैक्सिमम होगी आर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैंपल ऑफ आइडियल गैस, जिसमें गामा दे दिया आपको, इट इज 1.4 is heated at constant pressure if 100 joule of heat is supplied to gas, then work done by the gas is। तो सिंपल है, आपको गामा दिया हुआ है एंड हीट भी दी हुई है। अगर आपको एक फॉर्मूला डायरेक्टली पता हो डेल्टा, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छा हो जाता है, वरना इसको निकाला भी जा सकता है। डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू इक्वल टू 1 माइनस गामा, बस ये वैल्यू पुट करनी है आपको। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस, रुक जाइए, 1 माइनस 1 अपॉन गामा, सॉरी बेटा, 1 माइनस 1 अपॉन गामा इंटू डेल्टा यू। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1.4 डेल्टा, सॉरी बेटा, ठंडी लग गई। 1 माइनस 1 अपॉन 1.4 डेल्टा ऑफ क्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू निकल जाएगा, बस वैल्यू पुट करनी है आपको। तो 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4 इक्वल टू, इंटू क्या कर देंगे, 100 जूल दिया हुआ है बस, तो ये आ जाएगा ऊपर 4 अपॉन 14 इंटू 100, दिस विल बी 2/7। तो 200/7 अप्रॉक्सीमेटली बनेगा आपके पास 28.57 जूल। डन। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, एट व्हाट टेम्परेचर इज आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री। ठीक है, टेम्परेचर दे दिया, अगला टेम्परेचर आपको निकालना है, और नीचे ऑप्शन आप देख रहे हैं तो केल्विन में दिया हुआ है। तो ठीक है, पहले आपको इसको टेम्परेचर जो दिया हुआ है आपको इसको केल्विन में बदल लीजिए। तो इसमें 273 और ऐड कर देते हैं, तो 10 1 2 1 320 हो गया बेटा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि वेलोसिटी के साथ आरएमएस वीआरएमएस का एक फार्मूला होता है हमारे पास, दैट विल बी √3kT/m। बस अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं इस हिसाब से, तो वो 3 और रूट सब तो कॉमन आ जाने वाला है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, TO अपॉन m ऑफ O इक्वल टू TH अपॉन m ऑफ H। किसका पूछा है, ऑक्सीजन का पूछा है क्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट व्हाट इज द टेम्परेचर इन आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो मेरे से TH पूछा है, तो TH इज इक्वल टू TO MH अपॉन m ऑफ O। तो 320, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 32, तो इसको कैंसिल कर दिया, तो TH निकल के आ गया आपके पास 20 केल्विन। सिंपलेस्ट, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, 20 केल्विन इज द आंसर। अब आ गए हम अगले सवाल पर। तो 20 ग्राम आइस एट 10 टू द पावर, सॉरी वेट बेटा वेट, क्वेश्चन सेक्शन बी है, और ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसमें स्टेट चेंज का मामला चला हुआ है अपने पास, है ना। स्टेट चेंज का है, मैं क्वेश्चन को आपके सामने रिपीट करता हूँ एक बार अच्छे से कि क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। वेट, हाँ जी, क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपके पास कि 20 ग्राम आइस एट 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस पे 20 ग्राम आइस। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, लेटेंट का भी होगा, स्टेट चेंज है, आइस -10 पे है, आइस 20 ग्राम। ठीक है, उसके बाद कंटेनर में है वाटर, वाटर इक्विवेलेंट 100 ग्राम, ओके 100 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट, देन हीट रिक्वायर्ड टू मेक वाटर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। पात्र में -10 डिग्री सेल्सियस से 20 ग्राम बर्फ ली गई है, इसमें 60 डिग्री का पानी बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। देखो ऊष्मा तो ठीक है निकाल लेंगे, बट इसमें पॉइंट ये है कि क्वेश्चन के अंदर स्टेट चेंज भी है। देखो जैसे क्या है, पहले आइस पे बैठे हैं, और आइस पे कहाँ बैठे हैं, -10 डिग्री सेल्सियस पे। इससे पहले हमको लेके आना होगा आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेटेंट की मदद से वाटर में कन्वर्ट होगा, लेटेंट हीट यहाँ पर लगेगी क्योंकि आइस टू वाटर कन्वर्जन हो रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेंगे। फिर इसको यहाँ से लेके जाएंगे हम वाटर को अगेन 60 डिग्री सेल्सियस पे,
और इसमें एक वाटर इक्विवेलेंट और यूज हुआ है 100 ग्राम का, तो यहाँ पर भी होगा। तो आप अगर ध्यान से समझेंगे इस सवाल को तो अपन इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास Q1 इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इसको सॉल्व करते हैं तो 20 इंटू 1/2 इंटू 10 दैट इज 100 मिल गया। यहाँ पर 100 जूल की एनर्जी तो ये मिल गई अपने को। फिर आएगा यहाँ पर Q2 इक्वल टू एम एल ऑफ एफ लेटेंट हीट लगाएंगे तो ये होगा 80 के साथ, तो 20 इंटू 80 इक्वल टू 20 हो गया हमारे पास, जो उसको ग्राम दिया हुआ है ना, तो ये Q2 आ गया। अब हमारे पास क्या होगा, 0 डिग्री से वाटर में भी कन्वर्ट हो गया, तो इधर पे चले गए हम, ये वाले लेटेंट की केस है। तो अब लेटेंट का केस है, क्वेश्चन ने क्या बोलते हैं 60 डिग्री में पहुंचूंगा मैं, तो ठीक है अब Q3 निकाल ले। Q3 आ जाएगा आपके पास एम सी अगेन डेल्टा टी दैट विल बी 20 इंटू 1 इंटू 60, और ये आ गया आपके पास 1200। अब 3 तो हो गए आपके पास 1600 1200, 1600 1200 हो गया 2800, और ये हो गया 100, तो 2900 पे आ गए। 2900 जूल तो मिल गया आपको। बट अभी भी यहाँ पर एक वाटर इक्विवेलेंट रखा हुआ है बेटा। वाटर इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है 10 ग्राम है, तो ये 10 ग्राम ऑफ वाटर इक्विवेलेंट आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 10 ग्राम ऑफ वाटर इक्विवेलेंट की हीट जो होगी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दो तरीके से होगा, एम ए सी ए डेल्टा टी और एम सी डब्ल्यू डेल्टा टी, ठीक है, वो ये वाटर इक्विवेलेंट वाला। तो 10 वाटर इक्विवेलेंट हो गया 1 और डेल्टा टी हो गया 70। यहाँ से आया है तो ये मिल गया मेरे को 700। अब इसको ऐड कर देते हैं इसके अंदर, 2900 और 700 हो गया आपके पास 3600 जूल। ठीक, ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन नंबर सी। ये टोटल स्टेट चेंज भी है, ठीक है। लेटेंट हीट का कंसेप्ट यूज हो रहा है इसके अंदर, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है कि स्पेसिफिक हीट आपको किस चीज की रखनी पड़ेगी, क्या आइस की है कि वाटर की है, इन सबको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए बढ़िया सवाल था ये भी। अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल अब हमारे पास आ रहा है बेटा, थोड़ी सी प्यास भी लग रही है बेटा, 2 मिनट रखिए, पानी भी लेते हैं। जबकि आप देख रहे होंगे सवाल को, रीडिंग ऑफ टेम्परेचर एट विच डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो सिंपल है, 4 डिग्री पे होता है, हमको पता होता है सेल्सियस में। तो हमको कन्वर्जन फैक्टर पता है फ़ारेनहाइट वाला, आगे पानी पी के लो। तो इसमें होता है, पेन ले ले, F-32 अपॉन 9 इक्वल टू सी सेंटीग्रेड अपॉन 5। तो ये पता है हमें मैक्सिमम कब होती है, 4 डिग्री पे होती है भाई। तो F-32 अपॉन 9 इक्वल टू 4/5। इसको पूरे को सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिलेगा 39.2। ये तो वैसे भी फैक्ट होता है, फैक्ट को याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है कि फ़ारेनहाइट में 39.2 होता है मैक्सिमम वाला, वरना कन्वर्जन वाला फॉर्मूला याद ही है तो उससे भी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आ गया। अब जैसे अगर सेक्शन बी है तो मैं सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी पकड़ लेता भाई, क्योंकि ये तो डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, और क्वेश्चन ने मेरे हिसाब से दे दिया है सब कुछ, जो जो चीज़ इसको सॉल्व करने के लिए देनी थी, कि रेडियस इज 4 टाइम्स दे दिया एंड ग्रेविटी कितनी दे दी, ड्यू टू हैविंग 9 टाइम्स दे दी है। तो हमको पता है कि एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला हो जाता है √2gr। अब G0 R0 ले लो अकॉर्डिंग टू न्यू क्वेश्चन, इक्वल टू 2 G0 दे दिया उसने 4G और R दे दिया 9R। अब देखो ये हो गया 8 और 9, ये दिया है बेटा, नहीं सॉरी क्वेश्चन है थोड़ा सा लग गया। मतलब रेडियस 4 है बेटा, तो यहाँ आएगा 4, 9 की जगह पर रख दो। पूरा क्लीन करके रखता हूँ, पहले उल्टा रख दिया मैंने इसमें। देखो एग्जाम में वैसे सभी हो जाता है, 9G इधर आएगा, 4R इधर आएगा, रेडियस दिया है 4R। तो अब आ गया 18 और 4, ठीक है। तो अब इसको इंटू कर लेते हैं अपन, और इससे निकाल लेते हैं अपन आंसर, क्या निकल के आएगा। तर यार ये तो परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा, और परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें चाहिए तो एक काम करते हैं, हमारा फॉर्मूला जो है G0 √2gr जो है, इसको एस्केप वेलोसिटी बोल देता हूँ मैं तो, और अर्थ की एस्केप वेलोसिटी हमें पता है कि ये होगी। तो हम क्या करते हैं, इधर से 2 इधर ही रहने देना, 9 × 4 36 लिख देता हूँ अंदर, और इधर रख देता हूँ 2gr को छोड़ देता हूँ और अंडर रूट लगा देता हूँ। अब अंडर रूट 36 को कर देंगे बाहर,
√2 GR ले हो गया 6 × 11.2 तो 67.2 किलोमीटर पर सेकेंड विल बी योर आंसर। इसके वेलोसिटी सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, ग्रेविटेशन में हमेशा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, फटाफट हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन भी ग्रेविटेशन का ही है और सेक्शन बी में दोनों ही ग्रेविटेशन मिल गया है तो अच्छी बात है, तो सोने पे सुहागा बेटा। तो डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बिकम्स 1/n टाइम्स, तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और वो भी आपको कैसे कर देना है डेप्थ के साथ। तो आपके पास फॉर्मूला होगा एक, डेट इज g डैश इज इक्वल टू g 1 - d/r। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है वैल्यू ऑफ r निकालनी है हमको, तो वैल्यू ऑफ r निकाल लेंगे। बहुत सिंपल सा लग रही है कि टाइम्स द वैल्यू ऑफ एट द सरफेस, तो d निकाल दे बेटा, r तो रेडियस है। अब g की जगह क्या रख देंगे, g/n इक्वल टू g 1 - d/r। ठीक है, तो g से g कैंसिल हो गया, तो 1/n इक्वल टू 1 - d/r। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो d/r इज इक्वल टू 1 - 1/n। नाउ d/r इज इक्वल टू n - 1/n। हमको चाहिए d, तो d विल बी r n - 1/n। दैट विल बी योर आंसर b। चलिए अगला सवाल, ग्राफिकल क्वेश्चन मिल गया आपको कि फिगर शोज इमेजिनरी क्यूब यूनिफॉर्म चार्ज रॉड लेंथ a/2, ठीक है दिख रहा है, मूव्स टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द फेस, राइट से लेफ्ट में चली गई है, राइट से लेफ्ट में, ओके ठीक है। t इक्वल टू 0 पे है इधर पे, करेक्ट प्लॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्सेस क्यूब। क्यूब एक तो 3D बॉडी है, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे उसने इतना ज़्यादा, आपको तो पता ही है कि जिससे ये परपेंडिकुलरली क्रॉस कर गया उधर से काम बन जाएगा अपना, कुछ इस टाइप से बात है। तो देखो ये इस फेस से एंटर कर रहा है और दूसरे फेस से बाहर हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जैसे जैसे इसको कट करेंगे इसमें फ्लक्स बनेगा। तो ग्राफ को डायरेक्टली अपन तोड़ें, लेकिन जब ये पूरी तरीके से अंदर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काम गॉस करवाएगा हमें। क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds दैट इज फ्लक्स शुड बी इक्वल टू Qin/ε0। तो ये जब अंदर होगा तब ये फ्लक्स जनरेट करेगा और एक फिक्स वैल्यू का फ्लक्स जनरेट करेगा, ठीक है। तो अगर आपको क्यू नहीं दिया पर आपको लैम्डा दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है पूरा का पूरा, तो मैं क्यू निकाल सकता हूँ। तो टोटल चार्ज ओवर टोटल लेंथ 3/2 शुड बी इक्वल टू लैम्डा, तो क्यू इज इक्वल टू 3a λ/2। अब इसी से डिवाइड कर देता हूँ एप्सिलॉन नॉट को, तो ये वैल्यू होगी मेरे पास कि इतनी वैल्यू होगी जो फ्लक्स जनरेट करेगी। तो जैसे जैसे चार्ज अंदर जाएगा मेरा फ्लक्स बढ़ेगा, और जब ये पूरी तरीके से रॉड अंदर एंटर कर जाएगी, एक पोर्शन तो आएगा जब पूरी तरीके से रॉड, जैसे देखिए ऐसा क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में बनता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि जैसे जैसे फ्लक्स रॉड अंदर एंटर करती जाएगी तो चार्ज इनक्लोज स्टार्ट हो जाएगा क्यूब के अंदर का, वो फ्लक्स जनरेट करता रहेगा, क्योंकि एट दिस टाइम तो फ्लक्स जीरो होगा जब वो बाहर है, और जब बाहर निकल जाएगी तो अगेन जीरो होगा जब वो इस एरिया के अंदर होगा, लाइक दिस। ये जो मार्किंग हमें दे रखी है, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो इस मार्किंग में ये जरूर है कि कांस्टेंट फ्लक्स जनरेट करे। और देखो अगर मैं देखूँ तो तीन ग्राफ में कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं कहीं, सिर्फ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर अगेन फिर बाहर नहीं हो रहा। यहाँ पर देखिए ये सिर्फ एक वैल्यू बता रहा है एक सिंगल पॉइंट पे, जबकि इतना ये जो पोर्शन है यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू जनरेट होनी चाहिए। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी, जहाँ पर मेरे को एक कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है। उसके बाद पहले इंक्रीज, जब ये बाहर निकलेगा तो अगेन चार्ज डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसकी वजह से आंसर शुड बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, एकदम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन निकालो कि भाई विद्युत फ्लक्स पूछा था, तो जब ये आवेश अंदर घुसेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, जब पूरी तरीके से अंदर हो जाएगा तो कांस्टेंट फ्लक्स पे आ जाएगा और फिर घटेगा। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन जाना चाहिए था हमारे पास, सिंपल, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत पड़ नहीं रही। जबकि देखिए कैलकुलेटिव पार्ट है, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन पे लेके चला तो मेरे को लिमिट्स निकालनी पड़ जाएंगी और मेरे को इंटरवल्स निकालने होंगे कि कब ये कौन से पोर्शन तक पहुंच चुका होगा। इट्स इट, वैसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप लॉजिक से ब्रेक करें तो ज़्यादा अच्छा है, और ये नीट है तो लॉजिक लगाइए, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास m इज रिलीज्ड, ठीक है भाई, कर दो रिलीज, कर दे रिलीज। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द पार्टिकल इज। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना,
वो सिंपल 1/2 mv² होती है। और किसी भी फील्ड के अंदर अगर मैंने किसी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी कर दिया तो इस पे एक ही फोर्स लगेगी, डेट इज QE। ठीक है। और वेलोसिटी और इसके साथ में अगर कोई सीधा रिलेशन अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जैसे एक्सेलरेशन हमको पता होता है इस पे कितना लगा होता है, तो हम लिख सकते हैं, देखो बेटा 1/2 m, v को लिख सकता हूँ मैं 80 का होल स्क्वायर, a मुझे पता है, तो 1/2 m, a जब भी इस पे लगेगा तो वो लगेगा QE/m, क्योंकि f इक्वल टू m, m इक्वल टू QE, a इक्वल टू QE/m। अब कर दो स्क्वायर, अब जो दिख रहा है एक m से तो एक m उड़ ही जाएगा। ठीक है, उड़ा दो। अब स्क्वायर कर दो 1/2 q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन, दिस शुड बी योर आंसर। चेक कर लो कि नीचे 2 होना चाहिए, 2m और e स्क्वायर, ऑप्शन सी शुड बी योर आंसर। q स्क्वायर e स्क्वायर q स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2m, ये वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। चलिए अगेन सर्किट बेस्ड क्वेश्चन मिल गया एक और बढ़िया सर्किट बेस्ड। ये तो सबसे पहले दबाया करो, सेक्शन बी भी मिल गया तो सबसे आसान होते हैं सर्किट बेस्ड क्वेश्चन। क्या पूछना जा रहा है? टोटल एनर्जी पूछ रहा है, तो पहले कैपेसिटेंस निकाल देते हैं। देख रहे हैं साफ साफ पता चल रहा है। यहाँ से पहले करंट आया, करंट यहाँ पे बटा, इस पूरी ब्रांच में सेम करंट है तो सीरीज है, 3 and 6 सीरीज में, तो 6 × 3/9, दैट विल बी 2। नाउ 2 and 3 पैरेलल में तो 5, तो 5 माइक्रोफेरेड का तो टोटल कैपेसिटेंस है बेटा। 5 का कर दो स्क्वायर तो 25, 1/2, तो 125/2 62 आ जाएगा बेटा, 62.5 माइक्रो जूल। हाफ सी स्क्वायर लगा दिया और देखिए साफ साफ दिख भी रहा है इजीली कि आपको हो रहा है। सर्किट का क्वेश्चन नीट में आसान आएगा, आसान आते भी, आपको दिखते भी है। चलिए अब अगला सवाल क्या उठ के चल रहा है हमारे साथ, उस पर जरा थोड़ा गौर करते हैं। ठीक है, 43 पे आ गए हैं अब हम पेपर के, हम अंत में चालू करते चले जा रहे हैं चीजों को। 43 सवाल क्या कह रहा है? कैपेसिटर का है। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स 1 and 2 कनेक्टेड इन सीरीज फॉर अ बैटरी शोन इन फिगर। सही बात है बेटा। कैपेसिटर टू कंटेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, यहाँ पर हमको दिख रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की है इसके पास। पेन दो भाई, यहाँ बच्चों को दिखाते हैं कि यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब की दिख रही है साफ साफ। ठीक है, Q1 and Q2 आर चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। नाउ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिमूव्ड, तो Q1 डैश और Q2 डैश। अब इसने रेशियो पूछा है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं इनिशियल चार्जेस। तो दो केस क्रिएट कर लेते हैं। देखो बेटा संधारित्र बना रखा है, संधारित्र में एक परावैद्युतांक डाल रखा है, विभव लगा दिया है, तो ये बोल रहा है कि Q1 Q2 पहले के आवेश है, और बाद में क्या करा कि इस परावैद्युतांक को बाहर निकाल दिया और नए आवेश बन गए Q1 डैश Q2 डैश। अब अनुपात पूछ रहा है इनका, तो दो केस बना लेते हैं, पहले और बाद का। तो यहाँ लिख लेते हैं हम आफ्टर और वहां लिखेंगे बिफोर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बिफोर, पहले और बाद। पहले आफ्टर केस करते हैं, पहले निकालते हैं Q1 Q2। तो मुझे बहुत सिंपल पता है, और कैपेसिटर में देखो हमेशा Q इक्वल टू CV से काम करना है मुझे, तो E दे रखा है, तो मैं पहले Q1 निकाल देता हूँ। तो Q1 कैसे होगा बेटा? Q1 शुड बी इक्वल टू C V1, और Q2 क्या होगा? KC, क्योंकि परावैद्युतांक डाला हुआ है डायरेक्ट, KC V2। अब V1 लिखता हूं मैं, C V1 कितना होगा? V1 इस पे चाहिए, तो आपको पता है टोटल इनटू अपोजिट KC अपॉन, जोड़ देते हैं दोनों को, C प्लस KC। ये हो गया बेटा Q1। Q2 लिख देते हैं सेम मैनर पे, Q2 इक्वल टू KC ऐसे रहने दो, V2 लिखेगा तो टोटल E इंटू C अपॉन KC प्लस C। बस Q1 लिख देता हूँ अलग से मैं, जो कैंसिल आउट हो रहे थे, देखो C कॉमन लेके हट जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? E KC अपॉन K प्लस 1, ये बचेगा बेटा। इधर पे क्या बचेगा? Q2, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो E KC अपॉन K प्लस 1। हाँ जी, इस बराबर ही आ रहा है लगभग ये तो। चलो ठीक है, बढ़िया। अब बिफोर केस देखते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर दिया है, परावैद्युतांक बता दिया है, तो अब तो C बचेगा, इसके पास भी, इसके पास भी C, इसके पास भी C है। अब मैं अगर Q1 डैश निकालता हूँ, Q1 डैश, तो डेट विल बी तो C V1, Q2 डैश निकालता हूँ, तो ये भी इस बार C V2 ही होगा, तो C तो C रहेगा, V में आएगा E इंटू अपोजिट C, और C प्लस C तो 2C।
और इधर भी सेम ही केस होने वाला है बेटा इस बार तो। V2 में क्या आएगा E, दूसरा भी C है 2C, तो C कैंसिल, C कैंसिल, EC/2, और यहाँ पर भी हो गया EC/2। अब देखो K+1 का फैक्टर बन रहा है, तो जहाँ पर भी K+1 है वो मेरे को चेक करना चाहिए कि ये वाली चीज़ तो बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो अगर मैं ढूंढता हूँ फर्स्ट वाला कि दैट इज Q1/Q1 डैश, Q1 ये रहा, Q1 डैश ये रहा, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो देखो K+1 रहने वाला है नीचे, साफ साफ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। Q2 और Q2 डैश, तो Q2 है ये रहा, K+1 नीचे देखो, इसमें ऊपर आ रहा है, तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा। ठीक है, पर K+1 इधर है, Q2 डैश, Q2 डैश उधर है, तो K+1 Q2 डैश लेके आओ पहले ऊपर, तो Q2 डैश है मेरे पास ये। तो अगर मैं चेक करता हूँ एक बार के लिए, ये वाला निकाल के देख लेता हूँ मैं, Q2/Q2 डैश। ठीक, तो Q2 कितना लिख दिया मैंने, Q2 है मेरे पास EKC/K+1/Q2 ही था ना बेटा ये। हाँ, बिफोर का तो केस वही है, और डैश में तो EC है, तो EC/2। अब देखो E से E गया, C से C गया, अब 2 जाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ 2 जाना चाहिए, है ना? नहीं नहीं नहीं, 2 जाएगा ऊपर, तो ये आएगा 2K/K+1, बढ़िया, Q2/Q2 डैश। अब ऑप्शन ढूंढो बेटा, Q2 डैश, तो ये ऊपर मिल रहा है, K+1 ऊपर आ गया, और अपन Q2 2K, ये मिल गया बेटा, ऑप्शन नंबर C। इस तरीके से बढ़ेगी बात, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको देखना आना चाहिए। ये टोटल नोट्स का क्वेश्चन बन रहा है एक तरीके से, कि वोल्टेज डिवीजन लगाया है ताकि चार्ज आराम से निकल गया। डायरेक्टली अगर आप टोटल चार्ज निकाल दो तो टोटल चार्ज डिवाइड कर दो, उससे भी हो सकता है, एक और पैटर्न बनाया जा सकता है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 and 2। अब कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से स्टेटमेंट गलत है उस पर बात करनी होगी आपको। ये बोला चार्ज इज इनवेरिएंट नॉट ओनली अंडर रोटेशनल बट ऑल्सो in the form of reference in relative motion. Charge is invariant not only, सही बात है, रोटेशन में तो इनवेरिएंट रहेगा ही रहेगा, इनवेरिएंट नॉट ओनली अंडर रोटेशन बट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंस इन रिलेटिव मोशन। पक्की बात है कि स्टेटमेंट सही है, ये सही बात बोल रहा है बेटा कि ये एकदम फैक्ट है कि इनवेरिएंट फॉर्म रहेगा, रेफरेंस इन रिलेटिव मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला बोला काइनेटिक एनर्जी इनवेरिएंट अंडर रोटेशन मोशन बट नॉट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन रिलेटिव मोशन। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक अलग कंसेप्ट हो जाता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वहां पर आपके पास 1/I⍵² का फैक्टर भी बनेगा, पर नॉट इन द फ्रेम, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी एक तो इतना ज्यादा रेफरेंस का फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी सही, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला सवाल क्या कह रहा है, मैच लगाना है आपको, जैसे सीधा यूनिट्स ढूंढो यार अपनी अपनी फटाफट, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं इसमें। तो फर्स्ट का कैरेट है, कैरेट क्या हो जाएगा बेटा, वेट है। ठीक है, सेकंड है रोटेंगन क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास सीपक के जी। ठीक है, सही बात है। और क्यूरी तो और आपको आराम से पता चली जाएगा, सेकंड में आएगा क्यूरी, तो क्यूरी आ जाएगा डिस्टेंस के साथ में, तो 3 का हो गया। ओके ठीक है, 1 वाला पार्ट आ जाएगा, और फिर क्या है, बोर्ड आ जा रहा है फोर्थ का आ जा रहा है सेकेंड। ठीक है, तो आपको ढूंढो इधर पे देखिए, यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है पर यहाँ पर आएगा 1, फर्स्ट बनेगा यहाँ पर ना बेटा, तो इसको भी एक बार के लिए करेक्ट कर लेंगे। अब ऑप्शन विल बी 1 का है 2, 2 का 4, 3 का 1 एंड 4 का आ जा रहा है 3, 4 का आ जा रहा है 3। हाँ, तो ये 1 नहीं, इधर तो 1 रखो, 4 का आ जाएगा 3 एंड 3 का आ जाएगा 1, 3 का आएगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। मैच करना है यहाँ पर, देखो ये सेकंड नहीं होगा, ये 1 ही होगा यहाँ पर। चलिए अब अगला सवाल करते हैं अपन सॉल्व। अगला सवाल क्या कह रहा है, 46 नंबर,
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी फॉलोइंग इज करेक्ट। सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। एक सेकेंड, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? इन ह्यूमन बॉडी द हार्ट एक्ट्स एज द पंप दैट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ट्रांसफरिंग इट बाय फोर्स कंडक्शन एंड मेंटेनिंग इट इन यूनिफॉर्म टेम्परेचर। सही बात है बेटा, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट बोल रही है, तो कोई गलत बात तो है नहीं। ट्रेड विंड्स आर क्लासिकल एग्जांपल ऑफ नेचुरल कनेक्शंस ड्यू और फ्लास्ट मिल में हीट लॉस वाया रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ सेम फॉर स्मॉल एंड लार्ज ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट अपने पास जो है कि बाकी तो सारी सही लग रही है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट अपने पास करेक्ट है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ इज सेम फॉर स्मॉल एंड लार्ज ऑब्जेक्ट्स। नई वाली चीज़ें, ड्यू द फ्लास्क मिनिमाइज द हीट लॉस वाया रेडिएशन। ड्यू आर फ्लास्क, ठीक है। द ट्रेड विंड्स, तो सही बात है। तो 3 स्टेटमेंट आपकी सारी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज सेम फॉर सबके लिए सेम, काले शरीर का विकर्ण, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में आगे नहीं आ रहे। वी डू नॉट इंक्लूड द फोर्स ऑन द एनवायरमेंट बाय द सिस्टम इन फ्री बॉडी डायग्राम। सही बात है, नहीं करते, सिर्फ उस पर जो लग रही है और वो नहीं कर रहे हैं। वी डू नॉट इंक्लूड फोर्सेस ऑन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में नहीं करते, बाय द एनवायरमेंट ऑफ द सिस्टम लग रही हो तो चाहिए। रॉकेट प्रोपोर्शन इज क्लिनिकल केस ऑफ न्यूटन्स लॉ, एक्शन और रिएक्शन का ही बनता है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं बन रहा है। तो रॉकेट प्रोपोर्शन एकदम अलग सेकंड स्टेटमेंट और एफबीडी बहुत अलग, पूरी एनएलएम में काम करता है, तो कोई रिलेशन नहीं है, तो डेट्स वाई अच्छे से पढ़ लेना। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला बढ़ते हैं। सेलेक्ट द वेक्टर क्वांटिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग। वेक्टर क्वांटिटी ढूंढनी है इसमें से बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए आगे एनर्जी, तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी स्केलर, एनर्जी स्केलर। पोटेंशियल, पोटेंशियल आल्सो स्केलर। इंटेंसिटी जो कि फील्ड से रिलेट कर जाएगा, तो फील्ड इज वेक्टर। काइनेटिक एनर्जी अगेन स्केलर। ऑप्शन नंबर 3 इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा। सिंपल था ये तो बहुत। सेक्शन बी में तो मारना चाहिए था इस वाले क्वेश्चन को। तो नाउ यूरेनियम हैज 2 isotopes of mass this if both are present in uranium हाई फ्लोराइड गैस विच वुड हैव लार्जर स्पीड। देखिए वैसे तो एक ये चीज़ ऐसी होती है जो फैक्ट की तरह अगर आपने याद कर रखी तो बहुत अच्छा है, पर जिसका मास यहाँ पर एटॉमिक कम होगा यहाँ पर, उसकी स्पीड ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। वरना इसको यूरेनियम वाला फैक्टर में होता है तो याद होता है कि 235 की जो स्पीड होती है वो लार्जर स्पीड होती है, ठीक है, वाले मास से कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको ये क्वेश्चन पक्का करना चाहिए था सेक्शन बी के अंदर। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पावर अप्लाइड ये इक्वेशन दे दी आपको सिंपल सा। अब उसने फोर्स फाइंड द चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द टाइम 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास पावर दे रखा है। देखिए पावर इज समाउट अबाउट द फॉर्मूला सेज पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो एनर्जी यहाँ गया, तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी, और E निकाल लेता हूँ अब मैं। तो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, तो इंटीग्रेट कर दो सबसे पहले, और लिमिट दे रखी है 2 to 4, 2 to 4 की लिमिट है, तो 3 टी क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 2 to 4 माइनस 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 2 to 4 प्लस टी जा रहा है 2 to 4 में, तो यहाँ से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 पे आएगा तो 64 माइनस 8 यहाँ पर बन गया, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस 4, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 4 माइनस 2। इस पूरे को आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट अराउंड आंसर 46 जूल। सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, 46 जूल। तो सेक्शन बी को अगर आप पीछे से करते तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपको थोड़ा आसान पार्ट मिल गया था क्वेश्चन पेपर में वहाँ पर। तो यहाँ पर फिजिक्स का पूरा पोर्शन ओवर हो चुका है। सो होप सो आपने पेपर अच्छा करा हो। मैंने वही कहा कि इसके अंदर से सारी चीज़ों को डिड्यूस करिए, थ्योरेटिकल पार्ट्स के अपने नोट्स में एंट्री बनाइए, और देखिए गलती हुई तो कहाँ हुई। इन नंबर्स का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बट इस पेपर के एनालिसिस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है आपको। तो होप सो पेपर आपको पसंद भी आया हो, मार्क्स भी आपके अच्छे आए हों, और नहीं आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, अभी बहुत समय बचा है और बहुत सारा काम करने को भी बचा है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपके सामने आने को हैं, टेस्ट सीरीज, फाइनल टेस्ट सीरीज भी आपके साथ आने को है, तो लगे रहिए। और 2025 को, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, अपन को क्या करना है, 2025 फुट डालना है। चलिए नमस्ते बच्चों।